दोस्तों आप सभी लोगों को हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सभी लोगों की जो गणपति बप्पा हैं वो सारी मनोकामनाएं पूरी करें और ज़िंदगी में जो भी आप लोग अचीव करना चाहते हैं वो अपनी सक्सेस जो भी आप लोग लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करने में आप लोगों की हेल्प करें। अभी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। फिलहाल जो है अगर आप लोग ट्विटर पर जाएंगे तो 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही हो गया, आप सभी को अच्छे से और अपने परिवार वालों को बोल देना कि वीर भैया ने विश किया था सबके लिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं यहाँ पर ये बीच वाले जो 3 मुद्दे हैं। ये बीच वाले 3 मुद्दे जो हैं आज के सबसे हॉट इशू हैं। पहला है वुमेन रिजर्वेशन बिल। आप लोगों को याद होगा मैंने कई बार ये बात बोली है कि मैंने कहा वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो एटलीस्ट पार्लियामेंट में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो वुमेन है कहीं ना कहीं उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि आज स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें ये बातें सामने निकल कर आ रही है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो वहां पर लाया जा सकता है। तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई हो रही है। जैसे यहाँ पर ये बातें आई निकल कर कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आना है तो यहाँ पर दोनों में लड़ाई हो गई कि कौन उसका क्रेडिट लेगा। तो वो बता रहे हैं कि हमने जन्म दिया था वुमेन रिजर्वेशन बिल, जबकि ये काफी पुराना है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके ऊपर लड़ रही है, बिल्कुल ऐसी जैसे मैंने डिस्कस किया था ना फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर, ठीक है, कि कांग्रेस कह रही है हमने इसको लेकर आए थे, बीजेपी कह रही है हमने इंप्लीमेंट किए थे। ये कोई नहीं कह रहा है कि खेतों में किसान जो है वो गेहूं उगाते हैं, वो चावल उगाते हैं, उससे यहाँ पर लोगों तक ये चीजें पहुंचती है, यानी कि किसानों पर किसी का फोकस नहीं है। तो फिलहाल ऐसा ही यहाँ पर क्रेडिट लेने की ज्यादा बातें चल रही है। तो यहाँ पर इसके बारे में बहुत ही डिटेल में मैं आप लोगों से बात करूंगा वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। और ये अब की बात नहीं है, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, वो भी आर्टिकल में आप लोगों से बताऊंगा। बेसिकली हमारे देश के अंदर में वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में कई बार डिस्कशन हो चुका है। पिछले साल भी यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर जज थे बेसिकली उनके द्वारा बोला गया था, पूछा गया था पार्लियामेंट से कि आप कब चाह रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। तो उस टाइम पर भी काफी ज्यादा ये एक हाहुल्ला हुआ था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को बार बार यहाँ पर बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि देश की एटलीस्ट मतलब 50% पॉपुलेशन को ओनली 33% रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है, ठीक है। तो जस्टिस HN इनका नाम था नागमोहन, उनके द्वारा यहाँ पर ये बातें रखी गई थी कि सारे राजनीतिक दल जो हैं वो आप साथ में आए और यहाँ पर इस चीज को जो है इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। अब जो तीसरा नंबर का जो यहाँ पर ये अभी यहाँ पर आप लोगों को ट्रेंड करता हुआ यहाँ पर मुद्दा नजर आ रहा है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है आज की डेट में। अगर आप लोग बात करें ये इतना खतरनाक है कि मतलब क्या ही बोलूं इसके बारे में। ये बात की जा रही है इंडिया और कनाडा के रिलेशन के बारे में। कनाडा की सरकार के द्वारा ये बोला गया है, जो कि अपने ही आप में बहुत बड़ी बात है, बोला गया कि यहाँ पर काम हो गया ये समझो, ठीक है। मतलब एक तरीके से हमारे देश के जो डिप्लोमेट हैं उनको एक्सपेल कर दिया क्योंकि खालिस्तानी जो यहाँ पर लीडर थे उनकी डेथ हो गई है बेसिकली कनाडा के अंदर में। और कनाडा सरकार ये कह रही है कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। तो ये इतनी बड़ी बात होगी जिसकी कुछ हद नहीं है। मतलब एक तरीके से हमारे जैसा डेमोक्रेटिक देश और जिसके इतने अच्छे रिलेशन है बेसिकली सारे देशों के साथ में, उसके डिप्लोमेट्स को वहां से हटा देना, ये समझना आप लोग किस लेवल का लो दोनों के रिलेशन में यहां पर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। ये स्टार्ट हो चुका है, आने वाले टाइम में नहीं, ये स्टार्ट हो चुका है क्योंकि G20 के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर बहुत ही बेइज्जती हुई जो यहाँ पर कनाडा के जो आज के में प्राइम मिनिस्टर है जो जस्टिन ट्रूडो, इनकी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इनके सामने साफ साफ बात रखी गई कि जो खालिस्तानी सपोर्टर यहाँ पर कनाडा के अंदर में बार बार खालिस्तान का मुद्दा उठाते हैं तो यहाँ पर उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे खालिस्तान बनाने की मांग जो है बार बार चलती है, तो इसमें पाकिस्तान का ये वाला पोर्शन पूरा और हमारे देश का अगर आप लोग देखोगे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, तो इस पोर्शन को मिलाकर एक खालिस्तान पूरा एक पर्टिकुलर कंट्री बनाने की बात की जाती है, ठीक है। और ये आज से नहीं, काफी लंबे समय से बात चली आ रही है और इसके जितने भी लोग बेसिकली इस पर्टिकुलर जो ये मुहिम है इसको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, उसका जो गढ़ है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है कनाडा के अंदर में। कनाडा के अंदर में या फिर आउटसाइड यहाँ पर USA के अंदर भी आप लोगों को बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। तो इसी में पर्टिकुलर एक ग्रुप है जो कि यहाँ पर इसके लिए पूरा काम करता है। तो जो उसके हेड थे उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई और उसके लिए यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया है कि सारा का सारा काम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो इसके चलते यहाँ पर जो उसको लिंक को ध्यान में रखते हुए तो ये बोला गया है कि एक्सपेल कर दिया गया है जो इंडियन हमारे देश के जो डिप्लोमेट्स कनाडा के अंदर में, क्योंकि असैसिनेशन किसका हुआ है, उनका नाम है हरदीप सिंह है उनका नाम, और खालिस्तानी टास्क फोर्स के वो बेसिकली हेड है, मतलब हेड थे, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर ये पूरा मुद्दा अभी देखने को मिला है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप लोग ये देखें सबसे बड़ी बात क्या है,
अगर हमारे देश में बैठकर कोई कनाडा को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर बेसिकली मुहिम चलाने लगे और हम लोग यहाँ पर उसके खिलाफ कुछ न बोले, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो ये होगा कि हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और पूरा मुद्दा क्या है? मुद्दा है पूरा यहाँ पर वोट बैंक का। और यहाँ पर ये अकेले की इनकी बात नहीं है। अगर आप लोग हिस्ट्री उठा के देखोगे, कोई भी पॉलिटिशियन जो आज की डेट में कनाडा में पावर में आता है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडियन कम्युनिटी को यहाँ पर अपीज करता हुआ नजर आता है, क्योंकि लगभग 5% के करीब आप लोगों को इंडियन कम्युनिटी जो है वो आज के डेट में कनाडा की पॉपुलेशन में देखने को मिलेगी। यानी कि 1.85 मिलियन आप लोग बोल सकते हो, यानी कि 18 से 20 लाख जो टोटल आप लोगों को पॉपुलेशन यहाँ पर नजर आएगी। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा किसी देश की कंट्री के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, और उसमें से पार्लियामेंट में भी काफी अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस टाइम पर यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे को ये इस तरीके से लेकर चलना, तो यहाँ पर ये सीधा सीधा जो लोकल पॉलिटिक्स है कनाडा के अंदर में, उस पर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। वरना इतना बड़ा डिसीजन ले लेना कि एक्सपेल कर देना इंडियन डिप्लोमेट्स को यहाँ पर, ये इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, जबकि ये मुद्दा हमारे देश से रिलेटेड है, पर लेकिन साथ ही साथ में ये कनाडा के साथ में इंटरनल एक तरीके से इशू के तरीके से भी देखा जाता है वहां पर भी, क्योंकि वहां पर इस चीज को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और ये आज से नहीं है, ये आप लोगों ने यूएसए में देखा होगा रिसेंटली, अभी यहाँ पर यूके के अंदर आप लोगों ने देखा होगा। ये आखिर ऐसा मुद्दा चल क्यों रहा है? अगर आप लोग ध्यान से देखें, जब जब आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे पास में सेंटर के पास में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है और कोई यहाँ पर बाहर की बातें ज्यादा मानती नहीं है, तब तब उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए भी कई बार ऐसे काम यहाँ पर, ऐसी हरकतें कई बार की जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई हमारे देश के बारे में अगर कोई गलत बोल रहा है और कि कोई सरकार जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, तो ये बहुत ही एक लो लेवल की पॉलिटिक्स हो जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी सॉवरेनिटी का हर्न है। अगर आप लोग देखो इस तरीके से कि कोई हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है और वो सरकार जो है उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा मुद्दा अभी यहाँ पर देखने को मिला। तो ये अभी इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है उसमें आने वाले टाइम में एक बहुत ही लोवेस्ट पॉइंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ये जो देखने को मिलेगा और आगे आने वाले टाइम में। और अभी यहाँ पर आप लोगों के सामने एक आर्टिकल भी है। रिसेंटली अभी क्या हुआ, जब इंडिया में कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको उस तरीके से आह भगत नहीं हुई जैसे उनकी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे उनकी आह भगत कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके लिए दुनिया भर के साथ में हमारी बातें चल रही हैं, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है अभी हम लोगों ने कनाडा के साथ में रोक दिया है इनकी विजिट के बाद में, क्योंकि यहाँ पर जो हरकतें देखने को मिल रही है उसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा सिचुएशन जो है वो खराब होती नजर आई है। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया एंटी इंडियन एक्टिविस्ट जो कनाडा के अंदर में एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, और कनाडा की सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ले रही है, तो उसके चलते यहाँ पर ये एक तरीके से रिलेशनशिप में एक नया लो देखने को मिला कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उस पर यहाँ पर रोक लगा दी गई। और उसके बाद में अब कनाडा के अंदर से ये एक नई न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है शाम से ही। ये काफी ज्यादा एक तरीके से आने वाले टाइम में खासकर ये सोचने वाली बात है, जब इतनी बड़ी कम्युनिटी हमारे देश की कनाडा के अंदर में रह रही है, तो जो कम्युनिटी कनाडा के अंदर में रह रही है वो भी किस तरीके से यहाँ पर अब आगे फील करेगी। क्यों? क्योंकि अगर दो देश के रिलेशन ही अच्छे नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो कम्युनिटी है उनके ऊपर इसका साफ साफ इंपैक्ट डलता हुआ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। कोई भी देश जब यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है अगर आप लोग समझोगे, सीधा सीधा मतलब क्या है इसका, फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? फ्री ट्रेड का मतलब थोड़ा ना कि सामान एक दूसरे को फ्री में बेचेंगे। फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर यूएसए है, यहाँ पर कनाडा है, अगर यूएसए से कनाडा में कुछ जाता है और कनाडा से यूएसए में कुछ आता है, तो यहाँ पर सरकारें जो हैं वो उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाएगी। तो इससे क्या होता है, मान लीजिए कनाडा से यहाँ पर यूएसए के अंदर में आज की डेट में लैपटॉप बेचे जा रहे हैं और यूएसए से कनाडा के अंदर में मोबाइल बेचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर फायदा ये होगा कि जो लैपटॉप कनाडा से यूएसए के अंदर में आएंगे वो सस्ते रहेंगे एज कंपेयर टू जो यहाँ पर यूएसए के अंदर में यूके से यहाँ पर जो भी यहाँ पर लैपटॉप आ रहे हैं। इसी तरीके से जो मोबाइल यहाँ पर यूएसए के अंदर में से कनाडा के अंदर में जा रहा है, तो मोबाइल सस्ते होंगे एज कंपेयर टू यूके के अंदर से कोई मोबाइल अगर यहाँ पर आ रहा है, तो इससे क्या होता है उन दोनों के जो ट्रेड है वो और ज्यादा अच्छे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अच्छे से कॉम्पीट कर पाते हैं। तो ये काफी बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। ये एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर, जो कि एक तरीके से हर एक देश चाहता है दूसरे देश के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लेकर आए, पर लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या है, मुद्दा एक ट्रेड बैलेंस का भी है। यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अगर ट्रेड बैलेंस नहीं है, यानी कि पता चला कनाडा से यहाँ पर दुनिया भर का सामान बेचा तो जा रहा है, पर लेकिन यहाँ पर यूएसए इसको कुछ नहीं बेच पा रहा है, तो ये ट्रेड डिफरेंस भी आ जाता है फिर। यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए ज्यादा, उसमें बैलेंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में मान लीजिए 135 जो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर बिलियन डॉलर का अगर व्यापार हो रहा है,
तो नॉर्मल क्या होता है 100 बिलियन तो हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, और ओनली 35 उनको यहाँ पर बेच रहे हैं। तो इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस यहाँ पर हो जाता है जो कि यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होता है नॉर्मली अगर देखा जाए। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो अभी जो रिलेशन खराब हुए सबसे बड़ा मुद्दा तो आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि प्रो खालिस्तानी जो ग्रुप है यहाँ पर वो यहाँ पर उनको काफी लार्ज स्केल पर कनाडा की गवर्नमेंट आप लोग सपोर्ट ही कर सकते हैं। अगर वो रैली निकाल रहे हैं इंडिया के खिलाफ तो यहाँ पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ये कंडीशन आप लोग देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के चलते यहाँ पर हमारे लीडर जो है उनके साथ में डायरेक्ट टाइटली बात करते हैं, यार तुम क्या कर रहे हो यार अपने देश के अंदर में, कि हमारे खिलाफ ये ऐसे कैसे कैसे मूवमेंट चला रहे हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है इस तरीके से देखा जाए, पर फिर भी ये चीज देखने को मिल रही है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज यहाँ से निकल कर आती है। इंडिया और कनाडा के रिलेशन आज से नहीं, 1947 से देखोगे आप लोग दोनों के अच्छे रिलेशन है, और फिर आगे चलकर 2015 में इनको बायलैटरल रिलेशन से स्ट्रेटेजिक रिलेशन जिसमें मिलिट्री के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर दोनों के रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और आज की डेट में बात करें बायलैटरल जो व्यापार है वो भी 6-7 बिलियन का आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है, डेटा 2020 का हालांकि। और 2021 में इंडिया कनाडा का 14th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था और 13 ट्रेडिंग पार्टनर यहां पर देखने को मिला था। इंडिया जो है वो कनाडा को अगर बात करें यहाँ पर जो इंडियन एक्सपोर्ट है टू द कनाडा, इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं जो यहाँ से जाता है, जैसे फार्मा यानी कि दवाइयाँ काफी ज्यादा है, आयरन, स्टील, केमिकल्स, जम्स एंड ज्वेलरी, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे यहाँ से वहां पर आप लोगों को जाते हुए नजर आएंगे। और साइंस एंड टेक में अगर बात करेंगे आप लोग, दोनों देश जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। इसी के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया और कनाडा का रिलेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को सेंटर फॉर इनोवेशन जो मल्टी डिसिप्लिन देखने को मिलेगा, पार्टनरशिप एक्सेलरेटिंग द कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हम लोग अच्छे डीप लेवल पर रिलेशन को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन जिस तरीके से कोई इस तरीके से हमारे देश को डिवीजन करने का काम करेगा, तो आप लोग क्या लगता है कि उसके साथ में हमारे ऐसे अच्छे रिलेशन होने चाहिए? कोई मतलब ही नहीं बनता यार अगर कोई इस तरीके से देश के डिवीजन के बारे में बात करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा मुद्दा भी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे स्पेस के फील्ड में हमारी और कनाडा की एजेंसी मिलकर काम कर रही है, इसमें आप लोग देखते हैं सिक्योरिटी एंड डिफेंस के फील्ड में हम लोग मिलकर अच्छे से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं। इवन इसके साथ में एग्रीकल्चर में एमओयू है 2009 में अगर आप लोग बात करेंगे, और लोगों से लोगों का कॉन्टैक्ट तो इतना है जिसकी कुछ हद नहीं है। ये पहले 4%, अभी यहाँ पर लगभग 5% बताई जा रही है, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इंडिया और कनाडा के बीच में। जब पॉपुलेशन हमारी वहां पर रहती है तो कल्चर एक्सचेंज जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसी के चलते कनाडा जो था वो कंट्री जो था फोकस था 48th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा के अंदर में होता 2017 में। आप लोग देखते हैं इंडिया कनाडा कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन फिल्म्स के बारे में बात की गई। क्यों? क्योंकि सोचो इतने सारे लोग अगर वहां पर रह रहे हैं, इतने सारे लोग अगर कोई मूवी देखते हैं तो कितना इंपैक्ट पड़ता है यहाँ पर कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर मूवी के ऊपर में, कि बाहर इतने सारे लोग जो है उस पर्टिकुलर मूवी को देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यहां पर सामने निकल कर आती है। जब भी कोई ऐसा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलता है तो लोगों से लोगों का कॉन्टैक्ट जो है वो बहुत मायने रखता है। कनाडा के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर यहां पर बात की जाए तो अगर बात करें सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में आफ्टर रसिया, इतना बड़ा तो इसका एरिया है, पर लोग ज्यादा आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है कनाडा के अंदर में जैसे बात करें तो यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर कनाडा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ब्रिटिश जो मोनार्क है वो हेड होते हैं यहाँ पर, आप लोगों को पता है पुराने समय से यहाँ पर ये रीति चली हुई आ रही है, ठीक है। इसी के साथ में बॉर्डर जो है यूएसए और कनाडा के बीच में वो 49 ये पैरेलल, ये याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। और इसके साथ में दोनों के बॉर्डर पर जो ये लेक वाला एरिया देखने को मिल रहा है, इसमें ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, और इसी के साथ में जो यहाँ पर जो इनकी जो डिवाइडेड लेक है तो अलग लेक होगी। 5 लेक ऐसी हैं जो यहाँ पर डिवाइडेड है, ये याद रखिएगा, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरिक और इसी के साथ में ओंटेरियो। ये आप लोगों को दोनों के बीच में यहाँ पर डिवीजन होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा अगर इसको लेकर आप लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो इंडिया और कनाडा के बारे में रिलेशन अगर पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन भी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, और कनाडा से रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर पूछ जाए तो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन जाता है। तो बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, और खासकर ये काफी बड़ी बात होती है। किसी देश के डिप्लोमेट्स को निकाल देने का मतलब है कि हमारा तुम्हारे साथ में रिलेशन बनाने का कोई मनी नहीं है, जो मुद्दा चल रहा है उस पर हम लोग का फोकस रहेगा। तो ये आने वाले टाइम में अब इंडिया देखते हैं इसके रिवर्ट में क्या एक्शन लेता है। यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछा गया यहाँ पर 2018 में, आप लोग देखते हैं यहाँ पर भी कनाडा का नाम है, बात की जा रही है कि विच जो यहाँ पर बात की जा रही है, विच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर आसियान। तो ये आसियान के साथ में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए। तो यहाँ पर आप लोगों को सी आंसर देखने को मिलेगा। 1 ऑस्ट्रेलिया, 3 यहाँ पर आप लोगों को चाइना, 4 यहाँ पर इंडिया है, और 5वां यहाँ पर यूएसए है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर बेसिकली इससे रिलेटेड कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड कनाडा। कनाडा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर ये बेसिकली ब्रिटिश मोनार्की इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोल दी यहाँ पर, तो फिर मतलब ही नहीं रह गया। तो बॉर्डर बिटवीन द यूएसए एंड कनाडा 49 पैरेलल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ब्रिटिश मोनार्क इज द हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, और एंड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये बोला गया है। और यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट तो खुद यहाँ पर चुनी हुई आएगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे है कि जैसे प्रेसिडेंट होते हैं ना, तो क्या हो गए, वो तो हो गए एक तरीके से हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, पर लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, वो देखने को मिलेगा आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है, तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर सी देखने को मिलेगा। मतलब बहुत ही दुखद घटना आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं दोनों के रिलेशन में। और यहाँ पर इस तरीके से किसी देश को डिवीजन को सपोर्ट करना, मतलब ये भी एक बहुत ही लो लेवल की पॉलिटिक्स आप लोग बोल सकते हो कि एक वोट बैंक के लिए यहाँ पर जब इतनी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो आने वाले टाइम में अभी यहाँ से मुद्दा जो है वो बिगड़ता हुआ ही यहाँ पर नजर आएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी यहाँ से आगे जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, और एक वुमेन रिजर्वेशन वाला आर्टिकल ऐसा है जिसके बारे में आप लोगों से आगे क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर एक इंसान की हेल्थ सही हो तो वो पहाड़ के बीच में से रास्ता बना सकता है, और अगर उसकी हेल्थ जो हो बेकार हो तो खुद चारपाई से उठकर पानी तक नहीं पी सकता है। ये कंडीशन रहती है हेल्थ के साथ में अगर आप लोग बात करते हैं। इसीलिए हर एक देश जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस अपने हेल्थ के ऊपर देता है। पर हमारे देश के अंदर में मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो हेल्थ का इशू है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आप लोगों को 7 शेड्यूल के अंदर में जो 3 लिस्ट नजर आती है, पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो 3 लिस्ट हैं, इसमें जो हेल्थ का सब्जेक्ट रखा गया है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में रखा गया है। यानी कि इसके ऊपर कानून बनाने की जो पावर है वो जस्ट ओनली स्टेट गवर्नमेंट को है। अगर हम लोग बात करते हैं यूनियन लिस्ट में, जैसे सिटीजनशिप के बारे में बात करें, यानी कि हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। डिफेंस के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, तो ये है यहाँ पर। और अगर बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, तो वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं कि हेल्थ क्यों हमारे देश में जो है बुरी कंडीशन में रहती है। उसी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए अभी यहाँ पर नए नए प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उसी में एक है यहाँ पर आयुष्मान भव, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक नया अपग्रेडेड वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं यार एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के लिए तो सही है, ये समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग ढंग से समझोगे। तो उसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर कि आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम है उसको एक नए कैंपेन की जरूरत थी यहाँ पर, जिसको यहाँ पर बोला गया है आयुष्मान भव। तो आयुष्मान भव जो है ये रिसेंटली अभी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि यार ये क्या चक्कर है, आपने तो बोला स्टेट का सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसको आप लोग ये याद रखिएगा कि जब एक या फिर एक से ज्यादा जो स्टेट है यहाँ पर, मतलब सॉरी 2 या 2 से ज्यादा स्टेट अगर बोले कि हाँ हमारे लिए कोई प्रोग्राम जो है लॉन्च कर दो, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके लिए प्रोग्राम लॉन्च करती है। तो उसी के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। सर ये आयुष्मान भारत कुछ सुना सुना से लग रहा है, आयुष्मान भव, आयुष्मान भारत, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं मैंने कहा सही पकड़े हैं भैया जी तो ये उसी से मिलता जुलता है। तो आप लोगों को 2 स्कीम में कवर करा दूंगा। एक तो आप लोगों की आयुष्मान भारत हो जाएगी, जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी आप लोग बोलते हैं, और दूसरा जो ये अभी नया लॉन्च किया गया है वो इसी को और एक्सटेंड करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो दोनों चीजें आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आप लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य नाम से भी जानते हैं। दोनों इसी के नाम है, जैसे नहीं घर पे टीटू हो गया और बाहर हो गया वीरेंद्र सिंह प्रताप सिंह तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो ये एक तरीके से एक ही स्कीम के 2 नाम है। इसमें फायदा क्या है, एक परिवार के अंदर में 5 लाख पर ईयर के हिसाब से इलाज करवा सकता है अगर उनको कोई बीमारी होती है। यानी कि एक परिवार में जो मेंबर है अगर वो कोई बीमार होता है, ऊपर वाला करेगी कोई बीमार ना हो, पर फिर भी अगर कोई बीमार होता है तो 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी कि अगर 5 साल तक अगर बात करें तो यहाँ पर 25 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर यहाँ पर जाएंगे। बोला ये गया मोटे मोटे तौर पर कि 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसी चीज देखने को मिली 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ मतलब लोग नहीं है, 10 करोड़ परिवार है, ठीक है। तो 10 करोड़ अगर परिवार हम लोग लगा लेते हैं और एक नहीं गिरता ना मिलता एक 5 फैमिली में मेंबर अगर होंगे तो ये 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने वाली स्कीम है। तो इसको दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम का भी खिताब यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है, क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 140 प्लस आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर लगभग आप लोग देखते हैं कि 50 करोड़ अगर या उससे ज्यादा हो रहे हैं तो लगभग 60% के लगभग थोड़ा सा नीचे हम लोग पॉपुलेशन कवर कर रहे हैं।
और बहुत से देशों की इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, ठीक है। तो स्टेट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी यहाँ पर स्कीम बना दी। अब स्टेट को बोला यार जैसे तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, तुम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। नहीं कहते कि एक तितर के आगे दो तितर, एक तितर के पीछे दो तितर, बताओ कितने तितर तो बताओ कितने तितर। तो यहाँ पर इसी स्कीम में भी थोड़ा सा आगे कुछ जोड़ लो, थोड़ा सा पीछे कुछ जोड़ लो, तो ऐसी स्कीम बना सकते हैं। यानी कि हम बोल रहे हैं 5 लाख देने हैं, आपको लग रहा है कि 5 की जगह 6 लाख देना है, वैसा आप दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख रुपए आप लोग अपनी पॉकेट से देना, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हो। इसी के साथ में जो बेनिफिट है वो पोर्टेबल अक्रॉस द इंडिया है, मतलब आप लोग रहते हैं आज की डेट में उत्तर प्रदेश में, कल को चले गए आप लोग तमिलनाडु में, रहते हैं आप लोग गुजरात के अंदर में, कल को चले गए आसाम के अंदर में, तो ये पोर्टेबल है। पर ऐसा नहीं होगा आप लोग रहते हैं मतलब एक तरीके से बिहार के अंदर में पहुंच गए आप लोग श्रीलंका, तो वहां मिलेंगे, अपने ही देश में आप लोग इनको पोर्ट कर सकते हो। तो ये फायदा है इसका। अराउंड 85% रूरल फैमिली आप लोगों को देखने को मिलेगी जो इसका फायदा उठा रही है, और लगभग 60% जो है वो अर्बन फैमिली है जो इसका फायदा उठा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट बन जाता है। और डेट जरूर याद रखिएगा, 25 सितंबर जो है ये बर्थ एनिवर्सरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की है, उसके साथ में कनेक्ट करके इस स्कीम को देखा जाता है। तो इसके चलते भी ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी एक और स्लाइड है छोटी सी यहाँ पर जो कि आप लोग समझ सकते हैं। इसके अंदर एक बच्चे ने एक दिन मुझे बोला कि सर स्कीम पढ़ाई थी आपने, मुझे बेसिकली इसका फायदा उठाना है, प्रधानमंत्री जो ये जन आरोग्य योजना, तो सर इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने कहा ठीक है यार इसके बारे में सर्च करते हैं, क्योंकि ये है जो है बेसिकली एक मतलब पुअर सेक्शन के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। तो यहाँ पर इसके लिए ये स्लाइड मुझे मिली बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेशेंट है यहाँ पर उसको अप्रोच करना है हॉस्पिटल, और आरोग्य मित्राज हैं वो आपको इसमें एडमिट करने के लिए एसिस्ट करेंगे, आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आप लोगों का आधार कार्ड वगैरह उसके थ्रू आप लोगों की जो है ये अवेलेबिलिटी है नहीं है। तो इसके चलते यहाँ पर फिर यहाँ पर प्री रिक्वेस्ट और अप्रूवल की बात देखने को मिलेगी। देखिए अभी मैंने आप लोगों से कुछ दिनों पहले एक बात डिस्कस की थी कि अभी रिसेंटली एक दोस्त है उसने अभी हॉस्पिटल बेसिकली अपना बनाया, ठीक है। तो वो जो हॉस्पिटल उसने बनाया बंदे ने, मतलब उसने क्या बेसिकली उसके भाई का है, ठीक है। तो एक तरीके से उन्होंने बोला कि अब फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इन कार्ड को भी इस्तेमाल करेंगे अपने हॉस्पिटल में। तो कई बार क्या होता है इन कार्ड का गलत इस्तेमाल होता है, यानी कि मान लीजिए बीमार इंसान है नहीं, उसके पेट में दर्द है, हो गया हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वालों ने उसको एडमिट कर लिया, मतलब एक तरीके से उनका रूम बुक हो गया, तो उसका खर्चा उठाएंगे, उसको ग्लूकोज वगैरह की बोतल चढ़ाएंगे। तो मतलब जो भी इस कार्ड के अंदर में पैसा है, हॉस्पिटल वालों को ये मौका मिल गया कि इसको चूस लो। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कई बार कुछ नहीं होता है तभी भी वहां पर उसको एडमिट करके बैठ जाते हैं, ये कंडीशन है। तो ट्रीटमेंट की बात करें, फिर डिस्चार्ज की बात करें, तो यहाँ पर क्लेम रिक्वेस्ट किया था इसके बाद में, जब ये प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलता है जब आप लोग वहां से डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज समरी जो है पोस्ट की जाती है, किस तरीके से ट्रीटमेंट उसका एविडेंस रहता है, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट होता है, और बेनिफिशियरी जो है उसका फीडबैक फिर आता है कि भाई साहब सही तरीके से जुगाड़ हो गया या फिर कुछ हवाबाजी चल रही थी। तो बेनिफिशियरी होता है, हॉस्पिटल हेल्प डेस्क होता है, आइडेंटिफिकेशन का जो यहाँ पर बेसिकली वेरिफिकेशन किया था आधार कार्ड और आईडी के थ्रू यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो होता है चेक किया जाता है पर्सन को एलिजिबल है फॉर द स्कीम, और बेनिफिशियरी जो है वो यहाँ पर इसको यूज कर पाता है कार्ड, फैमिली कार्ड को, फिर डॉक्टर के थ्रू पूरा प्रोसीजर ऐसे कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें एक तरीके से ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ है, पर हाँ ये है कि कुछ थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो अगर वो आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को आसानी से इस पर्टिकुलर स्कीम का फायदा मिल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो आप लोग याद रखिएगा, अगर सरकार यानी कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लेकर आती है तो उसका बेसिक पर्पज ये होता है कि लोगों की पॉकेट में से जो एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जा सके, यानी कि लोगों के हाथ में जो पैसा है उसको वो कहीं पर इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके, यहाँ पर सारा खर्चा ना हो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाहर छुट जाएं तो उसको न छोड़ा जाए, तो यहाँ पर आयुष्मान भव जो है वो काम करेगा, और हर एक गांव में विलेज में यहाँ पर इसको पहुंचाने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर स्कीम को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर इसका फायदा उठा सके। तो इसके लिए इनके द्वारा कई सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, कई सारे कंपोनेंट हैं। जैसे कि बात करें आयुष्मान आपके द्वार, ये बात की जा रही है, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा। तो बेसिक पर्पज क्या है कि हर एक गांव को ट्रांसफॉर्म करना अर्बन वार्ड को एज ए आयुष्मान ग्राम पंचायत और आयुष्मान अर्बन वार्ड, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ग्रास रूट लेवल पर 100% जो है कवरेज किया जा सके। इस स्कीम के तहत में यहाँ पर कहीं ना कहीं हर एक लोग को यहाँ पर इसका फायदा मिल सके। तो जितना हष्ट पुष्ट हमारा देश रहेगा उतना ही ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो की फैक्टर क्या है अगर आप लोग बात करें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सबसे पहले तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, यानी कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है मेरी जेब से निकाल लो, तुम मत देना कुछ भी, ठीक है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैंने बता दिया पर फैमिली, ये सारी बातें बता दी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो नोडल एजेंसी है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, तो ये भी आप लोग यहाँ पर बेसिकली हल्की सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में रख सकते हैं। पर लेकिन इशू क्या आते हैं कई बार, जैसे
कंपोनेंट जो है यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये स्टेट के अंडर में जाती है, ठीक है। तो स्टेट का कोऑपरेशन जो है वो अप टू द मार्क नहीं होता है। जैसे कुछ स्टेट हो गए वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उन्होंने इंप्लीमेंट ही नहीं किया, कह रहे कि हम क्यों सेंटर की स्कीम करें, वो दूसरी सरकार है, हम दूसरी सरकार है, हम अपने हिसाब से करेंगे। बर्डन जो होता है यहाँ पर, जो कॉस्ट होता है, उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। यानी कि सेंटर जो प्रोवाइड कराता है हॉस्पिटल या एक तरीके से वहां पर फाइनेंशियली वो इतना नहीं है जितना रिक्वायरमेंट होता है, अगर देखा जाए तो ये बात की जा रही है। तो कॉस्ट बर्डन पड़ता है कई बार यहाँ पर, मतलब एक तरीके से हॉस्पिटल के ऊपर पता चला देर में आ रहा है, फिर कई सारी ऐसी बातें हैं कंफर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनएडुकेट हेल्थ ये कैपेसिटी देखने को मिलती है। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में मान लीजिए आप लोगों ने तो बोल दिया कि ये स्कीम लॉन्च कर लो, भाई साहब हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लो, पर अभी आप लोगों ने ये मूवी देखी जवान, हॉस्पिटल की हालत क्या है, कई जगह ऐसी देखने को मिलती है, हालांकि सब जगह नहीं है पर कई जगह ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। अननेसेसरी ट्रीटमेंट जो मैंने अभी बताया मुझे अभी भी याद है, कई बार क्या होता है जैसे कि एक ना अभी एक दोस्त के साथ में मैं बैठा हुआ डिस्कस कर रहा था, उसके पापा भी आर्मी में है, ठीक है। जैसे मेरे फादर साहब आर्मी से रिटायर हुए हैं तो मुझे पता है थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा। तो उसके जो दादाजी हैं, जो उसके फादर साहब है, वो दोनों आर्मी से रिटायर हुए हैं। तो हुआ क्या, कह रहा है कि मैंने कहा और क्या चल रहा है घर पे, कह रहा है कुछ नहीं यार दादाजी के साथ में हॉस्पिटल में आया हूँ। मैंने कहा अभी तो था तू पिछले महीने भी, कह रहा है कि यार दादाजी का ना हॉस्पिटल फ्री है, तो जब भी घर पे मन नहीं लगता ना हॉस्पिटल में जाकर लेट जाते हैं। तो मतलब कई बार अननेसेसरी कुछ तो घर वाले की यहाँ ठीक है चलो आउटिंग हो जाएगी, ठीक है अंकल जी की, क्योंकि दवाई सब कुछ फ्री है, अच्छा खासा ट्रीटमेंट होगा, हॉस्पिटल वाले भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। और कई बार हॉस्पिटल वाले खुद ही यहाँ पर मजा लेने लग जाते हैं कि चलो आ रहा है लूट लो, और लूट लो अपना ही माल है वो वाली कंडीशन है। इसके बारे में अगर मैं कुछ लिखने के लिए आप लोगों को दे दूं तो यहाँ पर इसमें इशू क्या लिखेंगे आप लोग, और यह इशू मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इशू खुद हमारे देश के द्वारा जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उनकी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले तो जो बेनिफिशियरी है वो इरेगुलरिटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर 7 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरी जो है वो एक सिंगल मोबाइल के साथ में कनेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है पूरी स्कीम का। 7 लाख लोग अगर एक सिंगल मोबाइल के साथ में कनेक्ट है तो ये क्या घपला चल रहा है। अब इसका मतलब ये होगा कि किसी ने गलत तरीके से अलग नाम से यहाँ पर लोगों के अकाउंट बनाकर और पैसे निकाले जा रहे हैं एक तरीके से। मान लीजिए आप लोग हॉस्पिटल के बारे में सोचिए, अब हॉस्पिटल ने ही अपने स्टाफ के सबके जो है अगर वहां पर सबका कार्ड बनवा दिया तो वहां पर जब भी यहाँ पर इलाज के नाम के ऊपर पर्ची काटते रहेंगे, वहां पर पैसा आता रहेगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, वो वाली बात है। तो ये गलत फायदा उठाने वाली बात होगी, तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। हाउस होल्ड साइल्ड जो है वो काफी दिक्कत है, किसी फैमिली में 10 मेंबर है, किसी में 20 है, कई सारे इतने बड़े बड़े परिवार हैं जुड़वा कि वहां पर 201 तक मेंबर देखने को मिले। तो क्या करें उनका, मतलब 10 से लेके ऐसे, तो कैसे आप लोग इस इशू को रिजोल्व करोगे। आपने हिसाब लगाया कि 5 मेंबर हो, ठीक है, तो यहाँ पर जिनके ज्यादा मेंबर हैं और इकट्ठी फैमिली रह रही है, किसी की शादी नहीं हो रखी है, वो अलग नहीं रह रहा है, तो कैसे डिसाइड करोगे, तो ये बड़ी दिक्कत है। पेंशनर को इंक्लूड कर देगा तो और बर्डन पड़ गया यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर में, हरियाणा के अंदर में। इन एलिजिबल बेनिफिशियरी अगर कोई है तो यहाँ पर उसको हटाने में काफ़ी दिक्कत होती है, लंबा समय लग जाता है, इसकी वजह से दिक्कत आती है निकल कर। एरर है अगर किसी के आइडेंटिफिकेशन में, तो बोला गया नियरली अबाउट 73% टारगेटेड हाउस होल्ड आर एक्चुअल बेनिफिशियरी, तो ये बोला गया। क्लेम करने की बात करें तो मैनेजमेंट इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर, क्योंकि यहाँ पर बोल तो देते हैं कि चीज़ें कर लो, पर लेकिन जब रियलिटी में जाते हैं ग्राउंड लेवल पर तो यहाँ पर पैसे निकलते नहीं है सरकार की जेब से, ऐसा बोला जाता है। ग्रीवेंस रिड्रेसल है, बोला गया कि ओनली 10% जो एक के तरीके से कंप्लेंट है वो रिड्रेस की जाती है, वरना वो ऐसी पड़ी रहती है। यानी कि अगर 100 कंप्लेन की जा रही है तो उनमें से ओनली 10 कंप्लेन ही देखी जाएगी, बाकी ऐसी ही पड़ी रहेगी। तो ये किसकी नेगेटिव साइड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो इसके ऊपर काम करना जो है वो जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे बात करें कि हाउ प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है ये वुड हेल्प टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ इंडियन सिटीजन स्पेशली द पुअर, तो इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर कमेंट करना है, ठीक है। तो एक अच्छा सा आंसर आप लोग दे सकते हैं, और हेल्थ का क्या किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग पूछे गए अब की बार, ऐसा नहीं था कोई भी क्वेश्चन जो आप लोगों को ये लगी पढ़ा हुआ ना हो, पर लेकिन पढ़ने के बाद में जब तक लिखने की क्षमता आप लोगों की नहीं आएगी निकल कर, तब तक सारी पढ़ी लिखी चीजें जो हैं वो ऐसे ही रखी रह जाएंगी। मतलब यार सीधा सीधा ये कि उसको पढ़ने के बाद में लिखने की भी क्षमता आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। बाकी प्रीलिम्स से क्वेश्चन जैसे कि प्रधानमंत्री अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर जन आरोग्य योजना के बारे में क्वेश्चन बने तो कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, बोला गया कि इट विल इंप्रूव द एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस फॉर बेनिफिशियरी। दूसरा बोला गया द मिशन विल हेल्प इन इनहेंसिंग द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ केयर। तीसरा बोला गया डिलीवरी सिस्टम इन द, अच्छा इसी का है, ठीक है, ये इंप्रूव करेगा प्रिवेंशन, ये इसी के साथ में यहाँ पर ये प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर के बारे में बात की जा रही है। तो क्या आंसर यहाँ पर सही है, ओनली 1, ओनली 2 या ऑल 3, तो ये सारी की सारी पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसकी ये वाली स्लाइड आप लोग देखिए, ये देखो
कई बार क्या होता है, कई सारी स्लाइड आप लोगों को ऐसी रहती है यहाँ पर, जैसे नहीं एक तरीके से एक्स्ट्रा स्लाइड भी रहती है, जैसे ये मैंने यहाँ पर भी समझा दिया आप लोगों को और यहाँ पर इसके लिए एक्स्ट्रा भी स्लाइड है, तो इसलिए पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत काम की होती है और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होती है, तो आसानी से आप लोग अगर बाद में देखोगे तो आप लोग को आसानी रहेगी कि अच्छा यहाँ पर ये चीजें थी, ठीक है। टेलीग्राम पर भी मिल जाती है, एप्लीकेशन पर भी मिल जाती है, तो ये आप लोगों की रिवीजन के लिए काफी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो चीजों को अच्छे से एंजॉय करने की कोशिश करो। इसके अंदर में एक टॉपिक के साथ में क्वेश्चन भी अटैच रहते हैं, आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग का प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी हो गया, तो ढंग से आप लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कैसा लगा टॉपिक, कोई कंफ्यूजन है या फिर नहीं, और किस किस ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम से फायदा उठा रखा है ये और बताइएगा, ओके। और फीडबैक देना जैसा भी लगा आर्टिकल, लाइक या डिसलाइक कर कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, है कि नहीं। दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बात करेगा रबर के बारे में। रबर से हमारा बचपन में काफी अच्छा रिलेशन था। पहले तो पेंसिल, जो कच्ची पेंसिल आती थी ना नटराज वाली, उसके पीछे रबर हुआ करती थी, ठीक है। आप लोगों में से किस किस ने ये बात सुनी होगी, पुराने टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर जो कच्ची पेंसिल है उसको छीलने के बाद में अगर दूध में डाल दे तो वो रबर बन जाएगा, सुना ही तो ऐसी सी फालतू की बातें जो है ये बचपन में आप लोगों को देखने को मिला करती थी, ये इस तरीके से मतलब बिना सर पैर वाली बातें। तो रबर बोर्ड जो है उसके बारे में बात करें तो इंक्रीज करने की बात की जा रही है एरिया अंडर द रबर इन नॉर्थ ईस्ट। तो हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन आएगा, जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो टोटल मिलाकर 7 राज्य ये हैं, ठीक है। और इनका जो बेसिकली भाई है सिक्किम, उसको भी काउंट कर लेते हैं। तो ये इस एरिया में बात करें कि नेचुरल रबर जो है उसको बढ़ाया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, जो लोकल एरिया में काम करने वाले जो किसान हैं उनको काफी फायदा होगा, जो रबर की खेती करते हैं तो उनके लिए तो काफी अच्छा रहेगा ये। तो रबर बोर्ड जो है वो ज्वाइंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में और इसी के साथ में ऑटोमोटिव लेवल पर जो टायर मैन्युफैक्चरिंग है तो उनके साथ में एसोसिएटेड करके प्रोजेक्ट एक्सपेंड कर रहा है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। आप लोग खुद सोच के देखो, अगर हम लोग चीज़ों को ढंग से लेके चले, जैसे हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम के साथ में हम लोग एम्प्लॉयमेंट को ऐड करके कोरिलेट करा दें तो शानदार तरीके से हम लोग अपने देश में जो बच्चों की एजुकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। उनको पता है कि इतना पढ़ लोगे तो जॉब मिल जाएगी। आज की डेट में पीएचडी कर लो भाई साहब, कुछ भी कर लो, इसकी कोई गारंटी नहीं है इंसान को जॉब मिलेगी। तो अगर ये रहे कि इतना पढ़ने के बाद में जॉब मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पर मान लीजिए कोई किसान खेतों में आलू उगा रहा है, उसको पता है कि तुम्हारे आलू जो है वो इमीडिएटली यूज कर ले जाएंगे किसी चिप्स बनाने वाली कंपनी के द्वारा, तो आप लोग आलू अच्छे से लगाइए, टेंशन नहीं है। कल को अगर कोई मौसम की गड़बड़ी हुई तो उसके लिए भी वो जो है बेसिकली एक तरीके से कंपनी जो है वो बियर करने के लिए तैयार है अगर कोई दिक्कत हो जाए, तो ये भी बैलेंस बनाने वाली बात होती है। तो पर लेकिन यहाँ पर अगर कोई ऐसा हो ही ना तो क्या होगा, तो इसलिए जरूरी है कि पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला हो, अगर दिक्कत हो गई तो कि हम देख लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, ये मिलकर काम करेगा जब ऑटोमेटिव जो यहाँ पर टायर मैन्युफैक्चरर, तो इससे क्या होगा, इससे ये फायदा रहेगा कि कल को चलकर अगर कोई दिक्कत आती है तो एक सपोर्ट पीछे से देखने को मिलेगी ताकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में वैसे भी आप लोग को पता है नॉर्मल खेती करना ज्यादा आसान नहीं है, पहाड़ी इलाके हैं, जंगल वाला इलाका है, काफी खूबसूरत है यार नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, ठीक है। मैं गया नहीं हूँ हालांकि कभी, पर लेकिन हाँ अगर मौका मिले तो घूमो जरूर। पहले अपने देश में घूम लो फिर अपना बाहर घूम लो, तो अपने देश में एटलीस्ट घूमना चाहिए इंसान को, तो काफी अच्छी अच्छी जगह है, ठीक है। अभी नेचुरल रबर के बारे में बात करें तो इसके बारे में कुछ बेसिक मैं बातें बताता हूं और क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया और हम लोग रबर बोर्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, जैसे कि पूछ ले आप लोगों से कि रबर बोर्ड जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, तो मिनिस्ट्री। देखो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि समझ में नहीं आएगा कि यार किस मिनिस्ट्री होगी, कि कौन सी होगी रबर वाली स्ट्री, ठीक है। तो रबर बोर्ड जो है सबसे पहले तो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी मतलब जो कानून पास कर पार्लियामेंट यानी कि संसद में इसको कानून पास कर बनाया गया है। रबर एक्ट जो है यहाँ पर ये 1947 का है, जो फंक्शन करता है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि ये किसके अंडर में काम करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करता है। तो कौन है वैसे मिनिस्टर, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछूं, जो बोर्ड है वो हेड किया जाता है चेयरमैन और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और 28 इसमें मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि ये काम करते हैं कि कैसे कैसे रबर को सही डायरेक्शन में लेकर हम लोग को चलना है। इसका जो बोर्ड का हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है यहाँ पर केरला कोट्टयम के अंदर में। तो ये क्वेश्चन वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों का बनता है। बोर्ड जो है वो रेस्पॉन्सिबल है कि रबर को कैसे आगे लेकर चलना है,
रबर को कितना खींचा जाए कि देश में रबर ही रबर हो जाए, ठीक है और हमको दूध में रबर के उसके निटराज के छिलके डालकर रबर न बनानी पड़े। तो इसके चलते डेवलपमेंट ऑफ द रबर इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही है देश के अंदर में। तो क्या क्या रिसर्च की जा सकती है, कहाँ कहाँ क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं, कहाँ पर इसको बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों की ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो तभी तो रबर को ढंग से यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है मेंटेन करने के लिए स्टैटिकल जो डेटा है ऑफ द रबर, ताकि यहाँ पर प्रमोट किया जा सके मार्केटिंग ऑफ द रबर और अंडर लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इसमें कई सारे जो एरिया आप लोग को देखने को मिलेंगे। 5 डिपार्टमेंट, जनरल सर्विस, एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विस, रिसर्च सर्विस, इसी के साथ में जिसको रबर रिसर्च इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बोलते हैं, और इसी के साथ में ट्रेनिंग रबर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फाइनेंस। तो 5 इंडिपेंडेंट डिवीजन है इसके। इंटरनल ऑडिट कर लिया, प्लानिंग कर ली, मार्केटिंग प्रमोशन के बारे में बात कर ली, पब्लिसिटी और पब्लिक रिएक्शन रिलेशन के बारे में, और इसी के साथ में विजिलेंट, यानी कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है उसके ऊपर भी नजर रखनी है। देखो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लाना और उसको सक्सेस बनाना, तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। चीजें मार्केट में आ गई कि ठीक है रबड़ भी आ गया, ये भी आ गया, फलान ढिमकाना, पर लेकिन कौन खरीद रहा है, तुमसे बेटर कोई प्रोवाइड करा रहा है, तो वो देखने वाली भी बात यहाँ पर होती है। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछा सकता है कि इसका बेसिकली जो ट्री है उसके बारे में अगर पूछा है तो हेविया ब्रासिलियंसिस, ठीक है। तो ये एक तरीके से इससे निकाली जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे देश के अंदर में, आप लोगों को अगर बात करें इसके बारे में बात करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो मेजर प्रोड्यूसर कौन है, तो आप लोगों को थाईलैंड, इसी के साथ में इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, केरला और इंडिया। पर लेकिन मेजर कंज्यूमर कौन है, वो है इंडिया, चाइना, यूएसए, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो ये दोनों ही डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हमारे देश में सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाई जाती है, अगर इसके बारे में पूछूं तो क्या आंसर आप लोगों का होगा। एक बार खुद से ट्राई करके देखो, फिर तो आंसर तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग देखो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं ऐसी जगह। कॉमन सेंस कैसे, मैंने बोला कि केरला के अंदर में इसका बोर्ड है, अब लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जहां बोर्ड तो वहीं बनाया जाएगा ना जहां सबसे ज्यादा रबर प्रोडक्शन होगा। ऐसे थोड़ा ना कि जहां पर रबर प्रोडक्शन नहीं है वहां पर जाकर इसका बोर्ड बना दो। कि केरला के अंदर केरला जो नंबर 1 पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तमिलनाडु जो है वो नंबर 2 पर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, फिर इसके बाद में कर्नाटक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, नीचे के जो 3 राज्य हैं यहाँ पर, ये सबसे टॉप पर आप लोगों को रबर प्रोडक्शन में अपने देश में यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक। ब्रिटिश इंडिया के द्वारा फर्स्ट जो रबर प्लांटेशन है हमारे देश के अंदर में 1902 में की गई थी। ये कहां पर थी, पेरियार रिवर केरला के अंदर में, वहां पर ये काम इनके द्वारा किया गया। और इंडिया हमारा देश करंटली अगर बात करेंगे भाई साहब उस टाइम से लगाई थी आज के दिन 5वें नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आप लोगों को देखने को मिल रहा है इन द वर्ल्ड। और ये ऊपर नीचे भी होता रहता है थोड़ा बहुत, ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है कैसी बारिश हो रही है, किस तरीके की चीजें, ठीक है। इसी के साथ में सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर है, 40% ऑफ इंडियन टोटल जो नेचुरल रबर है वो हम लोग खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम लोग को पता है 40% जो है हम लोगों ने कंज्यूम कर ली टोटल, और बाकी करंटली हम लोग एक तरीके से इंपोर्ट भी करते हैं क्योंकि हमारा काम नहीं चलता है भाई साहब, ठीक है। तो ज्यादा चाहिए। तो रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम हमारे देश में रबर ग्रुप प्लांटेशन स्कीम देखने को मिलेगी, जिसमें 100% एफडीआई की बात की जा रही है ताकि देश के अंदर में इस एरिया को बढ़ाया जा सके। एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है उसने यहाँ पर नेशनल रबर पॉलिसी जो है 2019 में लॉन्च की गई। तो रबर का इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं, ये किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए रोजी रोटी का भी काम करता है। और रबर आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट बेसिकली एरिया जिसके बिना काम चलना आज के डेट में इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारे के सारे टायर जो होते हैं वो आप लोगों को रबर के देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर ढंग से देखा जाए गाड़ी नहीं मतलब गाड़ी चलना बंद हो जाएगी, इवन हवाई जहाज के टायर भी आप लोग उठाकर देख लो। तो जरूरी है, रबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है अगर लाइफ के अंदर आप लोग बात करो। ऐसा कौन सा मटेरियल है जो आप लोग रबर का इस्तेमाल करते हैं आसपास में, अगर आप लोग अपने देखेंगे तो हर कई जगह आप लोग को रबर जो है देखने को मिल जाएगी। इलास्टिक देख लो, अपनी खुद की जो बेसिकली निक्कर होते हैं, पैंट होती हैं, ठीक है, लोअर वगैरह होते हैं, उनमें जो कि बड़ा इलास्टिक ढीली हो जाती है कई बार, ठीक है। खासकर जो ट्रैक सूट होते हैं ना उनकी चैन होती है वो तो एक तरीके से रहती है, ठीक, पर नीचे से वो झोले से बन जाते हैं, फिर उनमें रबर डलवाओ है तो ये भी चीजें देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया एटलीस्ट आप लोग रख सकते हैं। ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बात क्या की जा रही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप जो प्लांट्स हैं वो डेमोस्ट्रेट एक तरीके से हमारे देश के अंदर में डोमेस्टिकेट किए गए न्यू वर्ल्ड, एक तरीके से इन द न्यू वर्ल्ड, ये ओल्ड वर्ल्ड के साथ में अगर कंपेयर करेंगे तो कौन सा आप लोग को देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इनको आप लोग को चेक करना है डिफरेंस, मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स वर डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इन द ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है। मतलब पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया गया था पर बाद में इनको डोमेस्टिकेट किया गया। तो ये बात है।
अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका से आप लोगों को यहाँ पर कई सारी चीजें आती हुई नजर आएगी, इधर से इधर जाती हुई नजर आएगी। तो पुराने टाइम से आप लोगों को चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये इसके बारे में याद रखते हैं, ये 1492 की बात की जा रही है। इस टाइम से अगर देखोगे तो यहाँ से निकाल कर ये रबर जो है इधर इस तरीके से जाते हैं, मतलब सामान देखो आप लोग यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है। तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर ए देखने को मिलेगा, टबैको, इसी के साथ में यहाँ पर कोका और यहाँ पर रबर। तो रबर भी इसमें इंक्लूडेड है। तो पुराने टाइम में इंट्रोड्यूस की गई, पर आज भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि इंट्रोड्यूस तो की गई थी बहुत पहले, पर आज भी इसका मजा लिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ द नेचुरल रबर के बारे में। तो टेम्परेचर, सोयल और ये सारी चीजों के बारे में बात की जा रही है। तो ये डायरेक्ट ही आप लोगों के सामने, ये तो एक तरीके से हल्का सा आइडिया होना चाहिए। वैसे आप लोग अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो केरला के अंदर में कैसा मौसम रहता है उससे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए कहते हैं ज्योग्राफी जब पढ़ी जाती है तो कई सारे एरिया के बारे में आप लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, बाकी यहां पर अगर बात करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट नेचुरल प्रोड्यूसर रबर का है इंडिया। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है मोर देन 1, जो थर्ड है इंडिया की टोटल जो नेचुरल रबर कंजप्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो हम लोग मीट करते हैं। और टॉप रबर प्रोड्यूसर केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। ठीक है, तो इसमें लास्ट वाला तो गलत हो गया। फिफ्थ और सिक्स्थ में ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे हालांकि अगर फिफ्थ सिक्स्थ वाला डिफरेंस रहेगा, पर हाँ ये वाली चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है, तो कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि दुनिया में अलग अलग लेवल पे प्रोडक्शन चलता रहता है। ठीक है, बाकी रबर बोर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। बोर्ड जो है रेस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ द रबर इंडस्ट्री। और जो यहाँ पर स्टेटिस्टिक है जो इससे रिलेटेड पब्लिश किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आंसर करेक्ट पूछा गया तो ये है ए। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को देखो ताकि क्वेश्चन भी हो जाए और आप लोग का आर्टिकल भी हो जाए, है कि नहीं। तो कितने क्वेश्चन आप लोग के सही होते हैं ये जरूर बताया करो, और अगर गलत होते हैं तो टेंशन में मत आया करो। चीजें जो है वो सीखने के लिए हैं। ठीक है, रटने के लिए नहीं है। रट फट के जाओगे तो सब भूल जाओगे। तो चीजों को जितना ज्यादा लर्न कर सको उतना ज्यादा सीखने की कोशिश करो, और फिर देखो कितना मजा आता है चीजों को एंजॉय करने में। ठीक है, तो कैसा लगा आर्टिकल बताइए, फीडबैक जरूर दे करो। ओके, ये जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कई सारे न्यूज़पेपर में यहाँ पर ये आर्टिकल कवर किया गया। वैसे यहाँ पर अगर बात करें ये आर्टिकल आज का नहीं है, बहुत ही पुराना आर्टिकल है। मैं बोल सकता हूँ कि ये आर्टिकल जो है आप लोगों का लगभग 1 दशक पुराना है। ठीक है, पर लेकिन ये सारी चीजें बार बार न्यूज में रहती हैं तो क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। अगर आप लोग पुराने खिलाड़ी हैं, पहले से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। पर लेकिन अगर नहीं तो अभी यहाँ पर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा पूरे डिटेल में। आज ये आर्टिकल इस तरीके से आप लोगों को सुनना है ताकि आगे भी फ्यूचर में कभी आए तो इसका आज ही यहीं पर ही पोस्टमार्टम करके आप लोगों को जाना है। तो बिल्कुल उस तरीके से इसको समझना है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी के साथ में जीएस पेपर 1 और 2 और पॉलिटी और इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके ऊपर अगर 2-4 स्टार भी लगा लोगे तो कमी नहीं रहेगी, वो कोई गलत बात नहीं होगी। बात क्या है, कहां से स्टार्ट हो रही है, क्यों न्यूज में है, पहले वो समझते हैं। रिटायर हाईकोर्ट के जो जज जिनका नाम है HN नगन मोहन दास, उनके द्वारा अभी यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बोला यार आप लोग आकर बैठो और बैठकर वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में आप लोग बात करो। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे जो बेसिकली पार्लियामेंट है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी कि जो हमारी संसद है और जो हमारी विधान परिषद है, ठीक है, परिषद नहीं सभा, ठीक है, दोनों को याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करें पार्लियामेंट के अंदर में लोकसभा होता है लोअर हाउस और राज्यसभा होता है अपर हाउस। तो यहाँ पर आप लोगों से बात की जा रही है पार्लियामेंट के अंदर में, तो बोला यह गया कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देना चाहिए। वैसे तो महिला की जो पॉपुलेशन है वो 50% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर फिर भी इन्होंने यहाँ पर रहम किया लोगों के ऊपर और यहाँ पर बोला चलो 33% ही हमारे लिए आप लोग रिजर्व कर दीजिए। और ये आज की बात नहीं है, ये काफी पुरानी बात है। वो नहीं कहते पुराने टाइम की बात थी, एक चुड़ैल रहा करती थी या फिर एक दानव रहा करता था, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी इस तरीके से। तो कुछ ऐसी बात आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये बात है काफी पुरानी 2008 की, तब से लेके आज तक हमारी कंट्री में महिलाओं को जब भी रिजर्वेशन देने की बातें करते हैं तभी हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि पार्लियामेंट में मेल ज्यादा रहने चाहिए एज कंपेयर टू फीमेल, तो वो इक्वल स्टेटस प्रोवाइड कराने से महिलाओं को डरते हैं। तो यहाँ पर इसी के चलते अभी फिर से यहाँ पर इन जज साहब के द्वारा ये बात उठाई गई और फिर से यहाँ पर न्यूज में आ गया कि लड़का और लड़की जो है क्या वो रियलिटी में इंडियन सोसाइटी में इक्वल है। अगर इक्वल हैं तो हम लोग, अगर बात करें इक्वलिटी की, तो हम लोग महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने से क्यों डरते हैं। राज्यसभा में अगर बात करें, ये जो बिल था 2008 की बात की जा रही है, इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है,
अभी मैं आप लोगों से डिस्कस कब कर रहा हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं 2022 के अंदर में। तो यहां से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि आज की डेट में अगर आप लोग इसको मोटे मोटे तौर पर देखोगे तो एक दशक से ज्यादा हो गया है, अब तक भी यहां पर इसको पास नहीं किया गया। राज्यसभा से इसको जैसे तैसे करके पास किया गया था, ठीक है, राज्यसभा के द्वारा इसको फिर क्या किया गया, इसको लोकसभा को रेफर किया गया, और उस टाइम पर 15वीं लोकसभा चल रही थी, वो डिसोल्व हो गई, और फिर कभी पॉलिटिकल पार्टी को लगा ही नहीं कि हम लोगों को यहां पर ऐसा कोई बिल लेकर आना चाहिए। तो इसके चलते जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा मुझे लगा वो यहां पर यह है कि जो महिलाएं हैं, अंबेडकर साहब के द्वारा हमेशा उनके बारे में बात की गई है कि महिलाओं को एजुकेशन हम लोगों को देना है, महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार हम लोगों को देना है, और महिलाओं को पुरुषों के साथ में लेकर चलना है। इसी को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा हिंदू कोड बिल भी लेकर आया गया था। ये बेसिकली अगर संविधान के अंदर आप लोग जाओगे, पार्ट जो नॉर्मली अगर बात करें 4 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में आर्टिकल 44 आप लोगों को नजर आता है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हैं। तो जो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है यहां पर, उसके तहत यहां पर यह बोला गया था कि यहां पर जो सिविल कोड है, जैसे कि शादी विवाह के मैटर है, इन सब चीजों को लेकर चला जाए तो महिलाओं को पुरुष के इक्वल लाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग सड़क पर जा रहे हैं तो सड़क पर आप लोगों को ट्रैफिक मिल गया, अगर किसी ने ट्रैफिक का एक तरीके से रूल तोड़ा तो चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, जितना फाइन है उतना ही भरना पड़ेगा। ऐसे ही शादी विवाह में क्यों नहीं होता है? तो उसके चलते यहां पर कई सारे इशू देखने को मिलते हैं और जिनके बारे में बोला गया बात करते हैं। तो उस टाइम पर यहां पर अंबेडकर साहब जो है वो इतने सीरियस थे इन चीजों को लेकर, हिंदू कोड बिल को, कि उनके द्वारा जब यहां पर इसको पास नहीं कराया गया तो उन्होंने इसको प्रोटेस्ट करते हुए अपने जो लॉ मिनिस्टर की पोस्ट थी उससे रेजिग्नेशन दे दिया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अंबेडकर साहब की पोस्ट कौन सी थी, तो वो लॉ मिनिस्टर की पोस्ट थी, तो उससे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो इसके चलते यहां पर अभी ये बात की जा रही है कि हम लोग अपनी कंट्री में अभी प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्लेटिनम जुबली क्या होता है? यानी कि 75वीं सालगिरह हम लोग अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं आजादी की 2022 में। तो ये एक सही मौका है, क्यों ना हम लोग महिलाओं को उनका सही स्थान दें, उनको इक्वल कैटेगरी दें यहाँ पर मेल के साथ में। तो ये यहाँ पर अभी बातें बोली जा रही है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर में अगर एक अच्छी पॉलिटिक्स आप लोग चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर जो एक तरीके से महिलाओं के लिए भी कुछ अच्छा काम किया जाए, तो जेंडर इक्वलिटी को आप लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। तो सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी हमारे देश की चेंज होनी चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर ये बातें की जा रही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते यहाँ पर ये इशू सामने निकल कर आ रहा है। तो अगर इसके बारे में आप लोग बात करेंगे आज की डेट में, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं महिलाओं से रिलेटेड जिनको बार बार उठाया जाता है। जैसे कि अगर मैं अभी आप लोगों से बात करूं, जब 2008 में ये पर्टिकुलर बिल लेकर आया गया था तो उस टाइम पर यहां पर 108वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये बेसिकली बिल हुआ करता था। याद रखिएगा 2008 में 108वां, ठीक है। तो यहां पर ये इस तरीके से आप लोग याद रखते हैं, 2008 की बात की जा रही है और ये कौन सा था? ये था 108वां। तो 2008 में 108वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल लाया गया, उसमें ये बोला गया था कि ज्यादा नहीं काम करना है आप लोगों को, महिलाओं को बस 1/3 रिजर्वेशन आप लोगों को दे देना है। मतलब ये तो 50% भी नहीं मांग रहे भाई साहब, ओनली 1/3 मांग रहे हैं। पर लेकिन मांग दोनों जगह रहते हैं, यहाँ पर किसमें? यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और इसी के साथ में यहां पर हमारी कंट्री में लोकसभा में भी, ताकि यहां पर महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। क्यों? क्योंकि दोनों में यहां पर जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे जाते हैं जो हमारी पार्लियामेंट में और इसी के साथ में हमारी जो स्टेट असेंबली के अंदर में जाकर बैठते हैं। तो 1/3 सीट के लिए यहां पर बात की गई। ये जो सीट यहां पर 1/3 के लिए बात की गई, यहां पर हर चीज के लिए प्रोविजन था। जैसे 1/3 सीट जो है वो यहां पर जनरल की जाएंगे, इसी तरीके से 1/3 सीट जो है जैसे SC ST में जो भी हम लोगों ने सीट रिजर्व कर रखी है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो भी हम लोगों ने सीट रिजर्व कर रखी है, उसमें से भी 1/3 जो है वो महिलाओं को यहां पर सीट दी जाएगी लोकसभा और असेंबली के अंदर में। और ये जो बेसिकली आप लोग सोचिए, जैसे एक पर्टिकुलर अगर बात करें, जैसे कि राज्य के अंदर में मान लीजिए 50 असेंबली की सीट है, ठीक है। अब हम लोगों ने रिजर्व कर दी यहां पर कि ये वाली जो सीट है यहां पर पर्टिकुलर कि इतनी सीट जो है यहां पर मान लीजिए हम लोगों ने कोई ऐसा, मान लीजिए मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आप लोगों को लगाकर चलूं कि हम लोगों ने 16-17 सीट जो है वो रिजर्व कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि 17 सीट हम लोगों ने रिजर्व कर दी महिलाओं के लिए कि यहां पर ओनली महिला कैंडिडेट रहेंगे। तो यहां पर ऐसा तो नहीं है कि हर बार यही 17 सीट यहां पर रिजर्व रहेंगी। अब यहां पर रोटेशन का भी मुद्दा लाया गया कि रोटेशन के बेस पर रखेगा कि एक बार ये वाली 17 ले ली, दूसरी बार दूसरे वाली 17 ले ली, तीसरी बार तीसरे वाली कोई 17 ले ली। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो महिलाओं के लिए यहां पर ये इस तरीके का रिजर्वेशन आप लोगों को देना है और एटलीस्ट 15 सालों तक आप लोगों को ये रिजर्वेशन देना है। रीजन क्या है? रीजन ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे बच्चे को अगर आप लोग हमेशा अप्रिशिएट करते रहोगे ना तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और बच्चे के अंदर एक बार कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया तो फिर वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर महिलाओं 15 साल तक हम लोग इनको रिजर्वेशन देते हैं तो 15 साल में लगभग 3 बार तो इलेक्शन हो ही जाएंगे। अगर 3 बार इलेक्शन हो पाते हैं तो महिला जो है वो लगातार पार्टिसिपेट करती रहेंगे और आने वाले टाइम में यहाँ पर ये अपनी एक जगह बनाएंगी, जो कि आज की डेट में पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर काम करने की यहाँ पर बात की गई ताकि महिलाएं जो है उनको पॉलिटिक्स में लाया जा सके।
पार्लियामेंट के अंदर में अगर महिला जाकर बैठेंगी तो महिलाओं से रिलेटेड जो भी कानून होंगे उनको ढंग से डिस्कस किया जा सकेगा। पर लेकिन इसके अंदर आप लोगों को दो तरीके के लोग देखने को मिलेंगे, एक तो वो जो इसको सपोर्ट करते हैं और दूसरे वो जो इसको अपोज करते हैं। अब सपोर्ट करने वाले अपनी बातें बोलते हैं और अपोज करने वाले अपनी बातें बोलते हैं। जो सपोर्ट करते हैं तो वो तो ये बोलते हैं कि यहां पर अगर पार्लियामेंट के अंदर में महिलाएं जाकर बैठेगी तो उनके द्वारा हमेशा ये बोला जाता है कि महिलाएं जो हैं वो महिला की पोजीशन को अच्छे से समझती हैं। यानी कि मैं बोलूं कि एक औरत जो है बच्चे को जन्म देती है और उसको कितना दर्द होता है मैं समझ सकता हूं। मैं कैसे समझ सकता हूं यार, ये बताओ, मैंने कभी बच्चे को जन्म दिया है क्या? तो एक पुरुष जो है वो महिला का दर्द नहीं समझ सकता, अगर उस महिला के द्वारा बच्चा पैदा करने की बात की जाए एक महिला समझ सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि महिला ही महिला के काम आएगी, तो एटलीस्ट उनकी समस्याओं को सामने रखने के लिए महिला को वहां पर होना चाहिए। और कई सारी ऐसी स्टडीज सामने निकल कर आई है कि हम लोगों ने लोकल लेवल पर जो पंचायती राज सिस्टम होता है वहां पर हम लोगों ने क्या किया, महिलाओं को सीट पर ले जाकर बैठाया। तो जो महिलाओं को सीट पर ले जाकर बैठाया उसकी वजह से हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनकी वजह से यहां पर जो महिलाएं वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा बढ़ा है, पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले हैं। इवन आप लोगों ने यहां पर यह भी देखा होगा कि जब यहां पर कोविड-19 आया, जिस कंट्री में महिला प्राइम मिनिस्टर थी वो कोविड-19 को अच्छे से टैकल कर पाई। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर महिला जो है वो काफी अच्छे से काम कर पाई, रिसोर्सेज का ढंग से यूटिलाइजेशन कर पाई। और आप लोगों ने सुना होगा कि महिला जो होती है वो काफी अच्छी मैनेजर होती है, इसीलिए मैक्सिमम रिसेप्शन की जो पोस्ट होती है वहां पर आप लोगों को महिलाएं देखने को मिलती हैं। तो ये वो लोग थे जो कि यहां पर महिलाओं के पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट के अंदर एटलीस्ट 1/3 सीट जो है, और हमारी स्टेट की असेंबली के अंदर भी यहां पर 1/3 सीट जो है वो यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि पंचायत के अंदर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो सामने निकल कर आया। तो ये हो गए सपोर्ट करने वाले जिन्होंने मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें बताई। अब दूसरे वाले अपोज करने वाले आएंगे, अब वो अपोजिंग वाले बातें बताएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग वीडियो को यहां पर एक बार स्टॉप कीजिए और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनके बारे में आप लोग कुछ बातें बोल सकते हैं कि हाँ यार ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारा स्टैटिक पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों से, कल को किसी पेपर में पूछ ले तो ये मत बोलना ये कहां से आ गया, क्योंकि ये सारा लेटेस्ट अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो न्यूज में है। और प्लस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो बता रहा हूं ये सारी स्टैटिक है, जो कि अगर 5 साल बाद छोड़ी है 2008 से अभी 2000 अभी हम लोग कब डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी यहां पर ये डिस्कस किया जा रहा है, सेम आगे आने वाले 5 साल में भी डिस्कस करेंगे, 10 साल में डिस्कस करेंगे अगर ये पास नहीं हुआ तो इसीलिए कह रहा हूं कि आज इस आर्टिकल को ऐसे समझ लेना कि कल को आए तो आप लोग इससे बेसिकली ये ना बोलो कि यार ये पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये बोलो सीना ठोक के कि हाँ इससे क्वेश्चन पूछ के दिखाओ ना, इसकी हम लोगों ने हरी झंडी दिखा दी, ठीक है। तो ये बातें हैं। अभी यहां पर ओपोनेंट के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, यानी कि वो लोग जो इसको अपोज कर रहे हैं, अपोज करने वालों की भी अपने आर्ग्यूमेंट है, आप लोग उनको समझ सकते हैं। अपोज करने वालों का यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है वो है कि अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप लोग रिजर्वेशन देकर आगे लेकर लाते हो तो उसके अंदर जो है वो एक तरीके से क्षमता नहीं रहती है कि हाँ वो रियलिटी में सामने खड़ी होकर लड़ाई कर सके, यानी कि बैकडोर एंट्री देने की कोशिश महिलाओं कर रहे हो। क्यों ना आप लोग पुरुषों के खिलाफ उनको मैदान में उतारो और यहां पर तब प्रतिस्पर्धा देखने को मिले। यानी कि मेरे हिसाब से तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, हालांकि ये काफी मुझे मतलब फालतू का लगा, क्योंकि जब आप लोग उनको इलेक्शन में सीट ही नहीं दे रहे हो, बेसिकली उनको आप लोग बैठने के लिए, इनके भरने के लिए उनको फॉर्म ही नहीं दे रहे हो, तो कहां से महिला इलेक्शन लड़ेगी और कहां से वो जीत कराएंगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर इसी के साथ में ये जो पॉइंट है ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। दूसरा बोला गया इससे यहां पर महिलाएं जो हैं उनमें काफी अनइक्वल स्टेटस देखने को मिलेगा, यानी कुछ ही महिलाएं ऐसी हैं जो आगे आ पाएंगी, ठीक है, बाकी की बहुत सारी महिलाएं जो हैं जो आगे नहीं आ पाएंगी। तो इसके चलते भी काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यार ये तो पुरुष में भी आज के डेट में, इसमें मुझे कोई बड़ी ऐसी हिम्मत ही नहीं लगी, कुछ ऐसी बात आप लोगों ने बोल दी है, ठीक है। तो ये भी मुझे गलती लगा एक तरीके से यहां पर अगर देखो तो ये बातें यहां पर देखने को मिली। इसी के साथ में यहां पर जो बेसिकली तीसरे पॉइंट यहां पर ये बोला गया कि महिला पर रिजर्वेशन पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा उसको छोड़कर साइड में फालतू में इसको डिस्कस ना करें। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यह है कि आप लोग क्रिमिनलाइजेशन को डिस्कस कर लो कि हमारी पॉलिटिक्स में कितने सारे क्रिमिनल घुसे हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ में इनर पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में बात कर ले, जैसे कांग्रेस में आज के में सारा परिवारवाद चल रहा है, इसी के साथ में उत्तर प्रदेश में जो एसपी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें सारा परिवार आता है। तो क्यों ना इनर डेमोक्रेसी के बारे में बात करें कि नीचे का पार्टी का वर्कर भी आगे चलकर आगे प्राइम मिनिस्टर बन सके, वो वाली चीजें होनी चाहिए अपनी कैपेबिलिटी के बेस पर। तो उसके बारे में आप लोगों को बात करना चाहिए। इसका भी आर्ग्यूमेंट का मैं भी आप लोगों को जवाब दूंगा। तो मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो अपोजिशन वाले यहां पर दे रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं आए अगर ढंग से देखा जाए तो। पर लेकिन अगर यहां पर महिलाओं को यहां पर देखिए बोला यह गया कि एक तरीके से जो कैंडिडेट है महिला, उनको अगर उतारा जाएगा सबके सामने, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें 2 मुद्दे यहां पर बोलेंगे। अगर यहां पर ये आप लोग लेकर नहीं आना चाहते हो और अब तक लेकर नहीं आए हो, तो सबसे पहले तो आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को बोला जाए कि वो महिलाओं को टिकट दें, यानी कि अगर वो टिकट देने कम से कम 1/3 टिकट जो है महिलाओं को देने हैं आप लोगों को। अब वो किस किस को देने हैं या आप लोग डिसाइड कीजिए, पर महिलाओं को देने हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर एक और सजेशन का जाता है
कि अगर आप लोगों को लगता है ये गलत बात है तो कम से कम आप लोग क्या करें, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 2 मेंबर को बैठा दें, यानी कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 मेंबर जीत कर आएंगे, एक पुरुष होगा और एक महिला होगी। अब पुरुष जो है पुरुषों का ध्यान रखेगा और महिला जो है महिलाओं का ध्यान रखेगी, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। पर लेकिन इनमें से कोई सा भी सजेशन जो है वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यानी कि ये भी बातें बोलेगी। इसमें कई सारे लोग ये बोले जैसे रोटेशन के बेस पर आएंगे तो उसमें दिक्कतें देखने को मिलेगी। जो एमपी काम कर रहा है, मान लीजिए उसकी सीट है अभी यहाँ पर, अब रोटेशन के बेस पर उसके हाथ से वो सीट चली जाएगी, किसी और के हाथ में आ जाएगी, तो वो अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर काम चला रहा है तो वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ये बातें यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें इनके द्वारा जो बोली गई है जो मुझे पर्सनली मुझे तो पसंद आई नहीं। फिर बोला गया, रिकमेंड ये भी किया गया था कि आगे चल के राज्यसभा में और इसी के साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप लोग सीट प्रोवाइड करा दो। तो ये भी कई सारी बातें यहां पर बोलेगी। तो ये बेतुके मुद्दे यहां पर सामने निकल कर आए, जिसके चलते यहां पर बार बार यहां पर ये बोला जा रहा था कि महिलाओं को सीट न दी जाए, उसके बहाने यहां पर ये ढूंढ रहे थे। तो वो काफी मुझे एक अलग तरीके का मुद्दा लगा, जिसके चलते यहां पर मतलब ये लगा कि हाँ फालतू की बातें ज्यादा हो रही हैं, रियलिटी में जो सही चीजें हैं उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं। अगर मैं आप लोगों को यहां पर कुछ मुद्दे बताऊं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ पाएंगे। अगर महिलाएं पॉलिटिक्स में आती है तो क्या फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि महिला जो होती है उनको अच्छा मैनेजर माना जाता है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आज के डेट में महिला है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं वो कौन से नंबर की महिला फाइनेंस मिनिस्टर है? क्या इनसे पहले भी कोई फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी है? तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट ने तो मेरा मजा ही लगा दिया। ये बोले थे ना क्रिमिनलाइजेशन के ऊपर फोकस करो। अब महिला देख लो, कितनी महिला ऐसी हैं जो कि क्रिमिनल कैटेगरी का चार्ज लेकर घूम रही है। अगर महिलाओं को आप लोग लगा दोगे तो क्रिमिनलाइजेशन वाला बात जो है वो भी आप लोग का साइड में हो जाएगा। तो जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन कम करनी है, महिलाओं को लेकर आओ, अपने आप कम हो जाएंगी, क्योंकि महिला तो किसी का रेप नहीं कर रही, जाकर किसी का मर्डर नहीं कर रही है, ठीक है। कोई महिला ऐसी हरकतें करती है आप लोगों को नजर नहीं आएगी, किसी के खिलाफ आप लोगों को चार्ज जो है कोई एक का दुक्का कहीं मिल जाएगा, वरना जितने लोगों के खिलाफ है वो नहीं मिलेंगे। करप्शन के मामले में बात करें तो महिला जो होती है वो लेस करप्ट मानी जाती है एज कंपेयर टू पुरुष। इसमें आप लोग ही क्या रहे हैं, आप लोग ये मत बोलना कि सर लड़कियों की बढ़ाई कर रहे हो। बेसिकली ये ऐसे पॉइंट है जिनको आप लोग पॉजिटिव तरीके से रख सकते हो, ठीक है। आप लोग आंसर राइटिंग में भी इनको यूज कर सकते हो। तो आप लोग ही क्या रहे हैं कि महिला जो है वो ज्यादा करप्ट होती है या फिर लेस करप्ट होती है, बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। नॉर्मली करप्ट इंसान कौन होता है? जिसके हाथ में पावर होती है, ठीक है। घर में भी अगर आप लोग बात करें, यहां पर मेल के हाथ में पावर देखने को मिलेगी, बाहर जाओ तो मेल के हाथ में पावर देखने को मिलेगी, तो वो चीजें यहां पर सामने निकल कर आती है। तो मैरिटल एसेट्स में अगर बात करें 10% जो पॉइंट्स है लेसर देन आप लोगों को यहां पर काउंटर पार्ट इंडिकेट करे बाद महिला के पास में काफी कम देखने को मिलेगा और लेस करप्ट देखने को मिलेगी, यानी कि मेल ज्यादा करप्ट होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। और बाकी अगर आप लोगों को इससे अलग भी कुछ बोलना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी बातें लिख सकते हैं। इसी के साथ में अगर महिलाओं को कोई काम दे देते हैं तो 20% मोर ज्यादा प्रोडक्टिव होती है एज कंपेयर टू मेल के, ये बोला गया, यानी कि मेल जो है वो 20% लेस प्रोडक्टिव होते हैं। इसी के साथ में कॉन्सेंसस के बारे में बात की जा रही है। ईमानदार, महिलाएं ज्यादा ईमानदार आप लोगों को देखने को मिलेगी, ज्यादा इफेक्टिव देखने को मिलेगी आप लोगों को अगर बात करें, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर वो अगर कोई अपोजिशन भी है उसके बारे में बात करें तो उसके साथ भी ढंग से पेश आएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बेसिकली पुरुषों की तरह मर्डर करने पर आ जाएंगी चीजें। तो ये कुछ बातें यहाँ पर बोली जा रही है। तो ये बेसिक चीजें हैं। और बाकी जो भी मैंने अब तक आप लोगों को पढ़ाया कि कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, पहली बार ये 1996 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर जो थे ये बेसिकली एचडी देवगौड़ा साहब थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कोई भी गवर्नमेंट इसको पास नहीं करा पाई। 108वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिला था और लास्ट टाइम ये यहां पर 2008 में बेसिकली इसको सामने लेकर आया गया था, ठीक है। 1/3 रिजर्वेशन की बात की जा रही है हर एक एरिया पर। ये सारी बातें मैंने बता दी। रिजर्वेशन जो है वो 15 साल के लिए बोला गया ताकि चीजों को इंप्रूव किया जा सके और राज्यसभा में पास कर दिया गया था 2010 में और तब से लेकर फिर ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब फिर से यहां पर बात की जा रही है कि वुमेन को रिजर्वेशन यहां पर देना चाहिए और महिलाओं को आगे लेकर आना चाहिए। अगर दुनिया में मैं आप लोगों से बातें करूं, काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, रवांडा में आप लोगों को 61% के करीब आप लोगों को महिला देखने को मिलेगी, क्यूबा में 53%, इसी के साथ में यहां पर निकारागुआ में 50%, मैक्सिको के अंदर में 50%, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये काफी बड़ी बात है। एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, इससे मानते हैं कि महिलाओं को ज्यादा अधिकार नहीं होते हैं। 50% महिलाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी पार्लियामेंट के अंदर में। न्यूजीलैंड के अंदर में 49%, आइसलैंड के अंदर में 47% और यूएसए के अंदर भी आप लोगों को कोई ज्यादा महिला नहीं है जो हमेशा चिल्लाते रहते हैं महिलाओं के बारे में, अधिकारों के बारे में और फलान ढिमकाना। ग्लोबल एवरेज जो है वो 26 है, ये काफी बुरा है। यानी कि कम से कम ग्लोबल एवरेज जो है 1/3 होना चाहिए था, पर लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसे जहां पर बिल्कुल भी आप लोगों को महिलाएं जो है
वो ये काम करती हुई नजर नहीं आएंगी। बहुत ही कम परसेंटेज आप लोगों को महिला का देखने को मिलेगा यहाँ पर, जैसे 481 में से 63 थी ओनली यहाँ पर 2014 के बारे में बात करें आप लोग यहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ में लोकसभा में बात की जा रही है, पार्लियामेंट के साथ में अगर अलग से बात करें तो ओनली 11% यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एटलीस्ट यहाँ पर अगर बात की जाए तो 33% जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर में और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में, और सेम परसेंटेज जो होना चाहिए वो यहाँ पर उनको बेसिकली जो कैबिनेट मिनिस्ट्री मिले वो पोस्ट उनकी होनी चाहिए, कि मिनिस्टर की पोस्ट के बारे में बात करें उसमें भी इतना ही परसेंटेज होना चाहिए, तब जाकर चीजें जो है वो थोड़ी सी महिलाओं के लिए आप लोग सुधार पाओगे, वरना ये दिक्कतें इसी तरीके से आप लोगों को चलती हुई नजर आएंगी। वैसे ये वाली जो स्लाइड थी पर्सनली मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगी यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो वैसे बन सकते हैं, और लिखने के लिए कुछ आ जाए तो भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर पहली जो हमारी कंट्री की लोकसभा थी ये 1952 में, ठीक है। दूसरी आई 1957 में। इस तरीके से अगर बात करेंगे 16th लोकसभा थी यहाँ पर 2014 में। अभी हमारी कंट्री में 17th लोकसभा चल रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो याद रखेगा। टोटल 543 सीट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि अभी यहाँ पर जिसके ऊपर इलेक्शन होता है। 61 सीट जो थी वो आप लोगों को देखने को मिलेगी टोटल यहाँ पर, जो कि महिलाओं के द्वारा यहाँ पर देखने को मिली, और यहाँ पर 11% महिलाएं आप लोगों को यहाँ पर नजर आई। तो यानी कि ये कुछ परसेंटेज है आप लोगों के सामने। इसी के साथ में परसेंटेज ऑफ जो एमपीज है पार्लियामेंट के अंदर में, उसमें कुछ बातें दिखाई गई हैं। यानी कि टोटल मैंने बोला 33% होना चाहिए, तो वो आंकड़ा आप लोग कहीं पर भी टच होता हुआ नजर नहीं आएगा, जिसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये यहाँ पर बेसिक मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी अगर बात करें यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में, पूरा एक टॉपिक आप लोगों का ये कवर हो जाएगा अभी यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिससे अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया की जो रैंक है इसमें 140 है 156 कंट्री के अंदर से। आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं की क्या कंडीशन हमारे देश में। 112 थी यहां पर 2020 में। इंडिया जो है वो डिक्लाइन किया जा रहा है पॉलिटिकल इंपावरमेंट इंडेक्स के अंदर भी, जो कि 13.5% जो है पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में डिक्लाइन कर रहे हैं यहाँ पर वुमेन मिनिस्टर, यहाँ पर 23% था यहाँ पर, अभी 2021 में ये 9% हो गया है। तो यानी कि ये भी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडिया की जो रैंक है वो 51 है वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। जब महिलाओं को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन के बारे में बात करते हैं तो 51वें नंबर पर आप लोगों को भारत नजर आएगा, ये समझ सकते हैं। अगर एजुकेशन अटेनमेंट के बारे में बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो 114 है, यानी कि एजुकेशन भी यहाँ पर लड़कियों को प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। इनकम ऑफ द वुमेन के बारे में बात करें तो हमारी जो कंट्री है एस्टिमेट अर्न जो इनकम ऑफ द वुमेन इन इंडिया इज ओनली 1/5 ऑफ द मैन, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो 25,000 कमा रहा है तो महिला आप लोगों को 5,000 कमाती हुई नजर आएगी। तो ये डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और टॉप बॉटम यानी कि एक तरीके से जो नीचे से टॉप करने वाली 10 कंट्री है उसमें आप लोगों को इंडिया नजर आएगा। यहाँ पर हमारी कंट्री में महिलाओं की ये खस्ता हालत है, तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि उनको इंपावर किया जा सके और साथ में लेकर हम लोग उनको आ सकें। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर यहां पर बताया जाए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में, अगर आप लोग यहां पर बात करेंगे तो कई सारी और भी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर जो गैप रिपोर्ट है यहां पर ये पब्लिश की जाती है, किसके द्वारा? ये पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 2006 में पहली बार पब्लिश किया गया और इसमें यहां पर ये 4 एरिया पर फोकस करते हैं कि इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कैसा है, महिला का क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एजुकेशन कितना मिल पा रहा है, हेल्थ में क्या चल रहा है उनका, और पॉलिटिकल इंपावरमेंट क्या है। ये 4 ऐसी डायमेंशन है जिसमें चेक करते हैं महिला और पुरुष के अंदर में क्या डिफरेंस है, और यहां से सारा खाका आप लोगों के सामने खुलकर आ जाता है। अगर बात करें ओवर इंडेक्स, द हाईएस्ट पॉसिबल जो स्कोर होगा वो 1 होगा, यानी कि इक्वलिटी की जब बात की जाए तो अगर एक इंडेक्स आ गया तो इसका मतलब है कि इक्वलिटी है काफी शानदार तरीके से, और लोवेस्ट जो होगा वो 0 होगा, इसका मतलब इनइक्वलिटी के बारे में आए तो 0, यानी कि बिल्कुल महिलाओं को ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो इसके चलते यहां पर ट्रेस की जाती है प्रोग्रेस क्या है यहां पर वुमेन और मैन के बीच में, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को लेकर, जिसके बाद में फिर यहां पर इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप लोगों से कोई पूछ ले यहां पर किसके बारे में, यह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। 1971 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोल सकते हैं। इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चर और अदर जो लीडर हैं सोसाइटी के अंदर वो भी देखने को मिलेंगे। अभी लेटेस्ट जो यहाँ पर ये देखने को मिली थी, इसके अंदर कई सारे इंडियन यूट्यूबर भी यहाँ पर गए हुए थे। तो इसका मतलब जो कि इन्फ्लुएंसर हैं, सोसाइटी पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं, उनको भी वहां पर बुलाया गया था। तो इसके चलते यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर, जो कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया। तो ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोग के बन जाते हैं। इसी के साथ में रिपोर्ट के बारे में बात करें कौन कौन सी ये पब्लिश करते हैं, तो यहां पर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो यही प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वो यही प्रस्तुत करते हैं।
इसी के साथ में ग्लोबल आईटी रिपोर्ट है, यही प्रस्तुत करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट अभी बताई थी आप लोग को, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो ये कुछ रिपोर्ट है जो 5 रिपोर्ट आप लोगों के सामने मैंने रखी है, जो इन्हीं के द्वारा पब्लिश की जाती है। इसमें से अगर एक रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से बात करूं, जो कि आप लोगों के सामने है यहाँ पर, अगर ये बात करेंगे ग्लोबल जो बेसिकली यहाँ पर आईटी रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर, ये इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में INSEAD और इसी के साथ में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलकर पब्लिश की जाती है, ठीक है। बाकी की ये अपने आप से पब्लिश इनके द्वारा की जाती है। तो ये सारी जो कहानी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है, इसमें से आप लोगों के अगर पुराने क्वेश्चन आप लोग उठाकर देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं और आगे भी आप लोगों के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो रिजर्वेशन के बारे में क्या क्या बातें हैं, जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, वो सारी बातें आप लोग यहाँ पर पीपीटी में भी देखने को मिल जाएंगी। जो भी कहानियां मैंने सुनाई है वो सारी पीपीटी में है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, कोई भी पॉइंट आप लोगों का इधर उधर नहीं होगा, सारी एक एक बात आप लोग यहाँ पर नजर आ जाएगी। इसी के साथ में यहाँ पर ये आप लोग देख भी सकते हैं, अगर बात करेंगे इसके बारे में तो सारे पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीजें हैं यहाँ पर, जो भी यहाँ पर बताई गई कि लोकसभा के अंदर ये सारी चीजें क्या क्या है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आप लोग हैं यहाँ पर। इसी के साथ में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात की जाए तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर, जो कि मैंने आप लोगों से बात की अभी यहाँ पर, ये था बेसिकली ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। इसी के साथ में जो मैंने बताया ये सारी नोट्स की फॉर्म में आप लोगों के सामने यहाँ पर ये वर्ल्ड लेवल पर क्या कंडीशन है, इसी के साथ में इंडिया में क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, और ये रिपोर्ट कौन कौन सी प्रस्तुत की जाती है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली। अब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है, अभी थोड़ा सा उसका भी एक टेस्ट हो जाएगा आप लोगों का छोटा सा, ठीक है। तो तैयार हो, बताइए, चलिए देखते हैं। अभी बात की जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव द हाईएस्ट वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यूएसए, आइसलैंड, न्यूजीलैंड या फिर रवांडा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, ए बी सी या फिर डी क्या सही है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिए, फिर एक साथ में आप लोग इनके आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इनमें से कौन सी रिपोर्ट ऐसी है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ये आप लोग यहां पर बताना है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो गया, ऊर्जा संरक्षण सूचकांक जैसे कि कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गया, तो इसके साथ में बात करें ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट हो गया, और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया। तो ए बी सी या फिर डी में से कौन सा आंसर सही है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहां पर इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। 6th लोकसभा जो है लोवेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीमेन, अगर इंडिपेंडेंस के बाद में आप लोग बात करें, ठीक है। सिंस 9th लोकसभा जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से नॉर्मली यूपीएससी के लिए पूछ ले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये काफी ध्यान से बनाया गया आप लोगों के लिए, जो कि ये काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोल सकते हैं। और सही यूपीएससी के बारे में अगर बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से नॉर्मली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ा करो। ये इतने टाइम से इतने टाइम तक इंक्रीज हो रहा है, इतने टाइम से इतने टाइम तक डिक्रीज हो रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है। तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन से आंसर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक पूरा टॉपिक था, इसके अंदर कई सारे टॉपिक थे आप लोग जो कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है। पहले का आंसर क्या है यहाँ पर अगर बात करें, इसका आंसर है डी। अभी मैंने आप लोगों को रवांडा यहाँ पर बताया काफी डिटेल में यहाँ पर ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिली, जिसके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा डी, क्योंकि ये सारी की सारी रिपोर्ट मैंने भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई, ठीक है। एक भी रिपोर्ट आप लोगों के माइंड में यहाँ पर डाउट नहीं रखेगी, सारी की सारी रिपोर्ट यहाँ पर दे रखी है जो कि मैंने अभी आप लोगों से पढ़ाई। तो इसका आंसर भी आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आप लोग बात करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आप लोग क्या देखने को मिलेगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोकसभा के बारे में। तो इसका आंसर आप लोगों को ए नजर आएगा, यानी कि 6th लोकसभा जो है उसमें लोवेस्ट रिप्रेजेंटेशन थी महिलाओं की। कहां पर बात करें, 6th लोकसभा में अगर बात करें तो आप लोगों को लोवेस्ट रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, यहां पर ये देख सकते हैं, ठीक है। 19 है यहाँ पर, बाकी हर जगह आप लोगों को इससे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में 6th लोकसभा थी, और ये भी कब की बात की जा रही है, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगाई गई 1975 से लेकर 77 तक का। तो 77 के बाद में जो यहाँ पर इलेक्शन हुए हमारी कंट्री में, तो वो 6th लोकसभा के इलेक्शन थे। तो उस टाइम पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो था वो काफी कम था, क्योंकि इमरजेंसी के बाद में चीजें आई थी। तो लोग जो है वैसे इंदिरा गांधी जी से चिड़े हुए थे, तो उनको लगा कि महिलाओं को बेसिकली पावर नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी लगा, चले जो भी है वो तो मैं नहीं बोलूंगा क्या लगा क्या नहीं लगा, ठीक है। तो सारी बातें। दूसरा यहाँ पर बोला गया कि सिंस 9th लोकसभा जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द महिला जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। तो 9th लोकसभा के बारे में बात की जा रही है, अगर बात करें तो 9th लोकसभा के बारे में बात करें, 36 थी, यहाँ 40 थी, यहाँ 44 थी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 48 थी, यहाँ पर 45 हो गई। तो ऐसा नहीं है कि इंक्रीज हो रही है, घटती और बढ़ती हो रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, ठीक है। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जिनसे डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये कई सारे टॉपिक जो मैंने डिस्कस किए ये ऑलरेडी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं।
तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई समस्या इसको लेकर हो तो बताएगा, पूरा डिटेल में उसको फिर से दूर किया जाएगा। यहां पर हम लोग बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर में, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये यहां पर बात करेंगे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। ये देखो, जब किसी पर्टिकुलर हमारे देश की कोई भी ऐसी लोकेशन है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहां पर उसको उकेरा जाता है, तो इससे फायदा क्या देखने को मिलता है? इससे फायदा ये देखने को मिलता है कि हमारे देश की प्रेजेंस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, और खासकर जितनी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनके बारे में आप लोगों को एटलीस्ट हल्का सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रीजन ये रहता है कि जब यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं ना इस तरीके से, जो भी यहाँ पर देखो इतनी सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अच्छा कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अगर मैं आप लोगों से पूछूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आता है जब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को सारी नहीं रटनी होती है, आप लोगों से क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा बेसिकली जो किसी न किसी रीजन की वजह से न्यूज में, तो उसके बारे में एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे कि आप लोग रामसर साइट के बारे में बात करते हैं या फिर नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं, तो ओनली आप लोगों को वो चीजें याद रखनी है जो कि आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती है, या सारी चीजें रटनी नहीं है, क्योंकि जो सारी चीजें अगर आप लोग करने जाओगे तो फिर उसमें काफी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करें किसके बारे में, यह होशियाला टेम्पल इन कर्नाटका, नाउ इंडियाज 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि अब तक 41 हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, ये 42वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि कर्नाटका के अंदर में है, और इसको यहां पर डिक्लेयर किया गया अभी रिसेंटली, यानी कि कल के दिन 18 सितंबर को। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बेसिकली अगर बात की जाए तो यहां पर ऑल 3 टेम्पल्स जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ये नॉमिनेट किए गए थे द स्कार्स, जो यहां पर ये असेंबलीज ऑफ द होशियालास, जो यहां पर हिस्ट्री को हमारी प्रेजेंट करते हैं, लगभग 12वीं 13वीं सेंचुरीज में यहां पर ये बनाए गए थे, और ये कहीं ना कहीं जो आप लोगों को एक तरीके से दिखाते हैं, ये द्रविडियन जो हमारी एक मेथोडोलॉजी है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिस तरीके से यहाँ पर ये सिस्टम बनाया गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है एक तरीके से यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी कि स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है यहाँ पर किसका, यह है भूमाजा, इस मोड ऑफ द सेंट्रल इंडिया और नगारा ट्रेडिशन। देखिए क्या होता है हमारे देश के अंदर में ना, अगर आप लोग, हालांकि आप लोगों ने कल्चर के अंदर पढ़ाई होगा, तो कई सारे स्टाइल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिससे यहाँ पर नगारा ट्रेडिशन ये आप लोगों को एक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये अलग अलग किस किस पैटर्न में टेम्पल बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर इस तरीके से मान लीजिए कोई टेम्पल है उसके बारे में बात निकल कर आती है, तो कहीं ना कहीं वो पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाता है फिर इंटरनेशनल लेवल पर कि इस तरीके से टेम्पल ऐसे ऐसे वहां पर बना हुआ है, तो वो पूरा पैटर्न जो है वो भी इंटरनेशनल लेवल पर एक तरीके से इंटरनेशनलाइज हो जाता है। इनके हमारी इंटरनल चीजें जो है इंटरनेशनल लेवल पर लोग देखने के लिए काफी ज्यादा ही होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर में, किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसी के साथ में कुछ और बेसिक बातें, जब भी किसी इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है उसको यहाँ पर लिस्ट किया जाता है इस तरीके से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वो इमीडिएटली नहीं होता है। 2014 से अगर आप लोग बात करोगे तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसा नहीं कि एकदम आ गया, यहाँ पर इसको पहले से ही इसमें सूचीबद्ध यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर चन्नाकेशव जो मंदिर है बेलूर में, और इसी के साथ में यहाँ पर हेलुबिंदु ये होशियारेश्वर जो टेम्पल है, इन दोनों को 2014 से इसमें यहाँ पर बेसिकली रखा गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, अगर देश के बारे में आप लोग देखोगे तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बात की अभी यहाँ पर किसके बारे में, यह भूमिजा शैली, ठीक है। तो भूमिजा जो एक मोड है यहाँ पर, ये आप लोगों को सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में जो यहाँ पर बात की जा रही है नगर के बारे में, ये एक तरीके जो ट्रेडिशन है ये नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेगी, तो उसका एक कॉम्बिनेशन आप लोग यहाँ पर इस टेम्पल के अंदर में नजर आएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पूछे तो यहाँ पर ये इंटरनेशनल लेवल पर बेसिकली जो यूनेस्को है उसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, और उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1992 के अंदर में। ये जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो कल्चर के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। जैसे कल्चर के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर जो भी यहाँ पर एक तरीके से इंपॉर्टेंस उसकी होगी वो देखा जाएगा, पेंटिंग होगी, स्कल्पचर वगैरह होगी, ये सारी चीजें। एक नेचुरल हेरिटेज साइट होती है, नेचुरल हेरिटेज साइट जो कि नेचर के पॉइंट ऑफ से, जहां पर आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ से या फिर इवोल्यूशनरी कोई प्रोसेस देखने को मिल रहा है, इंडेंजर्ड स्पीसीज देखने को मिल रही है, वो खत्म ना हो जाए उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। एक मिक्स है जिसमें नेचुरल और कल्चर दोनों का मिक्सचर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन में छोड़े जाता हूं कि नेचुरल कितनी है, कल्चर कितनी है और मिक्स्ड हेरिटेज साइट कितनी है हमारी, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन सी आंसर देता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो घर है शांति निकेतन में, उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में जो है वो ऐड किया गया है। तो ये भी काफी बड़ी बात है हमारे लिए।
आप लोगों को पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप लोगों से डिस्कस भी किया था मैंने, और अब की बार का यूपीएससी के पेपर भी आप लोगों ने देखा होगा, खासकर एथिक्स के अंदर में यहाँ पर दोनों की आइडियोलॉजी को भी यहाँ पर कंपेयर करते हुए मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था, ठीक है। तो उसमें क्या चीजें देखने को मिलती है, उसमें ये चीज देखने को मिलती है कि जो महात्मा गांधी जी का आउटलुक था और जो इनका आउटलुक था, उनका दोनों का अलग अलग था। ये लोगों के साथ में डायरेक्टली ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे, महात्मा गांधी जी ग्राउंड लेवल पर कनेक्टेड थे, पर लेकिन इनका इंटरनेशनल जो ओरा था वो काफी ज्यादा अच्छा लेवल का आप लोगों को देखने को मिलेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है उसी के बेस पर, इनकी राइटिंग के बेस पर जो है ये अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा चुके थे, और इसीलिए यहां पर आप लोगों को पता है इनको नोबेल प्राइज मिला था यहां पर गीतांजलि जो इनकी राइटिंग है उसके लिए लिटरेचर के फील्ड में, ठीक है। किस ईयर में मिला था ये आप लोग बताइए। तो शांति निकेतन जो है वो इंडिया की 41st ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप लोगों को देखने को मिली है, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में वेस्ट बंगाल के अंदर में यहाँ पर अभी जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है उससे यहाँ पर यूनेस्को के अंदर में इसको इंक्लूड किया गया है। तो शांति निकेतन जो है वो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है, तो लोकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हमारी कल्चर हेरिटेज साइट है यहाँ पर, और नोबेल प्राइज जो विनर है उनकी लाइफ से रिलेटेड चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। एशिया के फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो शांति निकेतन जो है सेकंड है यहाँ पर, अगर बात करें सिंबल फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, ये इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंडर में 2021 में यूनेस्को के द्वारा दुर्गा पूजा को इसमें ऐड किया गया था कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब वेस्ट बंगाल से अगर आप लोग आते हैं तो दुर्गा पूजा और शांति निकेतन दो आप लोगों को यहाँ पर इसमें एडिशन देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर समझ सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखाई गई है, आप लोगों को बताना है आप लोगों के स्टेट में क्या कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसके बारे में जरूर बताना। तो यार आप लोगों को पता होना चाहिए हल्का हल्का सा, ताकि चीजों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाता है, खासकर अगर बात करें अगर किसी लीडर के साथ में हिस्ट्री के साथ में चीजें कनेक्ट होती हैं तो और इंपैक्ट डालती है यहां पर, ठीक है। जब यहां पर बात करें बेसिकली इसके बारे में, तो आप लोग यहां पर ये कुछ और बातें याद रखते हैं शांति निकेतन से रिलेटेड या बेसिक इन्फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल पर। तो यहां पर 41th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये तो मैंने बता दिया। इसी के साथ में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यहाँ पर ब्रह्मचार्य आश्रम स्टार्ट किया गया था, जिसको पत भवन के नाम से जाना जाता है। अभी फिलहाल अगर बात करें 1925 में स्टार्ट किया गया था। 1921 में यहाँ पर विश्व भारती करके यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन फाउंड किया गया था, जो कि आगे चलकर अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंपोर्टेंस ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस की कैटेगरी में रखा गया 1951 में। तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा इंपोर्टेंस है चीजों की, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जैसे कि हमारे देश के अंदर में जो इंपोर्टेंट राइटर थे, आर्टिस्ट थे, तो उनसे रिलेटेड कई सारी कलाकारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, और इसी के साथ में यहाँ पर जिनका नाम है यहाँ पर राम किंकर बेज, ठीक है। तो ये इनके नाम आप लोग याद रखते हैं, ये स्कल्पचर से रिलेटेड थे, पेंटर थे। इसी के साथ में इंडिया जो है यहाँ पर ये वर्ल्ड हेरिटेज जो कमिटी है उसका मेंबर भी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहां से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग जाओगे तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो SLVpedia चैनल पर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी है। जाकर आप लोग यहां पर सर्च करेंगे तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में कई सारी आप लोगों के सामने यहां पर चीजें खुल के आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस है। इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है यूएन के सस्टेनेबल जो यहाँ पर डेवलपमेंट गोल है, वो अभी स्पॉटलाइट में रहे यहाँ पर जनरल असेंबली के अंदर में। जब यहाँ पर मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली यूएसए के अंदर में, ये देखने को मिली क्या, ये 18 और 19 यानी कि कल और आज के दिन देखने को मिल रही है। तो 78th यहाँ पर एनुअल ये सेशन है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को पता है टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो उसके चलते आप लोग यहाँ पर देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट ये बात है, कैसे एजुकेशन और कैसे यहाँ पर हेल्थ के बारे में, गरीबी को कैसे मिटाते हैं उसके ऊपर यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं। तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पर। तो जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर में, तो ये यहाँ पर बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बेस पर दुनिया के अंदर में कुछ ऐसी बीमारियां हैं एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर उनको ठीक करना चाहती है, जैसे भुखमरी हो गया, गरीबी हो गया, अच्छी एजुकेशन ना मिलना, तो उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो ईच ईयर यहाँ पर ये सेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है इसके ऊपर। तो अभी ये 78 सेशन आप लोग को न्यूयॉर्क के अंदर में देखने को मिल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो कभी स्टार्ट किए गए थे, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के साथ में कंपेयर करके देखोगे तो यहाँ पर उनका ड्यूरेशन कब था ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। नेक्स्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है यहाँ पर ये हैवी रेन के बारे में बात की जा रही है गुजरात के अंदर में, तो नर्मदा और इसी के साथ में जो रिवर है दोनों के नाम याद रखिएगा अगर आप लोग स्टेट से आते हैं। एक का नाम है यहाँ पर माहीसागर रिवर, ठीक है। तो ये फुल एक तरीके से उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास वाले रीजन में काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। हालांकि ये एक ऐसा आर्टिकल है
जिसके बारे में आप लोगों से तसल्ली में डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन वगैरह भी इसके कल जो है आप लोगों से डिस्कस करूंगा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कई सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर जब बात करते हैं किसी पर्टिकुलर रिवर के बारे में, तो आप लोगों को पता है वो शेयरिंग वाटर की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ में आप लोग देखते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, तो इनके साथ में जो रेशियो है यहाँ पर ये 57, 27 और 16 का देखने को मिलेगा। जो डैम है उससे रिलेटेड जब चीजें शेयर की जाती हैं, पावर के बेनिफिट जब यहाँ पर मिलते हैं, जो नर्मदा रिवर के ऊपर यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो नर्मदा तो गुजरात के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, लाइफ लाइन बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा सागर सरोवर जो रिजर्वायर है, लेक नर्मदा, तो ये एक तरीके से काफी बड़ा इंपैक्ट डालता है। और खासकर यार देखो, पानी को लेकर हमेशा से लड़ाई भी रहती है, तो कई बार आप लोगों ने डिस्प्यूट के बारे में सुना होगा, तो कई सारी रिवर ऐसी हैं जो यहाँ पर एक दूसरे के बीच में लड़ाई को मुद्दा भी रहती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में इसको कल डिस्कस करेंगे, काफी बड़ा टॉपिक है, इसमें आप लोगों को बहुत सारी और भी बातें मुझे बतानी है। अभी ओवरव्यू दे दिया बस आप लोगों को, ठीक है। ये स्पेस के बारे में न्यूज है, और फिलहाल ये काफी लंबे समय से आशंका जताई जाती है कि हमारी जो बेसिकली पृथ्वी है वो एक बहुत ही छोटा सा एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो स्पेस के ऊपर में, आकाश गंगा और दुनिया भर की वहां पर ऐसी ऐसी पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों बेसिकली आज के डेट में ग्रह और आकाश गंगाएं देखने को मिलती हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अभी यहाँ पर जो वेब टेलीस्कोप है, यहाँ पर जो बेसिकली ये जो सिस्टम है इसने डिटेक्ट किया है नासा के सिस्टम ने कि पॉसिबिलिटीज हैं कि साइन ऑफ लाइफ जो है आप लोगों को दूर ग्रह पर देखने को मिल सकते हैं, ऐसी बातें यहां पर निकल कर आई। तो रिसेंटली जेम्स जो वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है उसने यहां पर ये टेंटेटिव एविडेंस दिए हैं कि सजेस्ट किया है कि ऐसा कुछ लाइफ देखने को मिलती है यहाँ पर एक्सो जो प्लैनेट है K2-18b के ऊपर में, ये बातें यहां पर बोली गई है, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या, जैसे आप लोगों ने मूवी देखी ऋतिक रोशन वाली, उसमें क्या दिखाया गया, उसमें ये दिखाया गया कि उसके फादर साहब जो हैं वो कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे थे आउटर साइड वर्ल्ड के साथ में। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये निकल कर आती है, आउटर साइड वर्ल्ड के लोग भी हमारे साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यहां पर अगर ये कनेक्शन हो जाता है तो ये एक नए युग की स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। और इसीलिए बड़े बड़े जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्पेस में यहाँ पर भेजे जाते हैं इन चीजों को कनेक्ट करने के लिए। एक्सो प्लांट का मतलब होता है कि हमारे प्लानिटरी सिस्टम के आउटसाइड में जाकर अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर चांद धरती से चांद पर कुछ भेजते हैं, वहां पर भी कितने सारा टाइम लगता है, सूरज पर भेजना है, मंगल पर भेजना है, कितना ज्यादा टाइम लगता है। सोचो उसके भी बाहर जाकर क्या एक तरीके से कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो इसकी स्टडी की जा रही है। यहाँ पर ये बात करें तो प्रेजेंट किया गया था इसको सन और अर्थ के बीच में L2 लैग्रेरियन पॉइंट, जैसे मैंने बताया था काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। L1 L2 ये ज्यादा स्टेबल कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिससे कि पर्टिकुलर सिस्टम की स्टडी की जा सके। तो ये काफी एक नए एक तरीके से चीज देखने को मिलेगी अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं आउटर साइड वर्ल्ड के ऊपर। और हो सकता है अभी तो हम लोग एक दूसरे के देश के साथ में लड़ाई करने के ऊपर लड़ रहे हैं, आगे चलकर लड़ाइयां स्पेस में हो कि हाँ स्पेस में वो चाह रहे हैं कि हमारा एरिया यहां तक कोई नहीं आएगा, उसके लिए लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से संभावनाएं एक तरीके से लिमिटलेस है अगर आप लोग बोले। यहाँ पर ये कैसा टॉपिक है, रबर वाला जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, तो छोटी न्यूज में भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो बेसिक चीजें सारी की सारी रबर बोर्ड के बारे में भी यहाँ पर आप लोगों को, और बेसिकली रबर प्लांटेशन के बारे में कहाँ कहाँ हमारे देश में देखने को मिल रहा है, ये तसल्ली में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया अभी यहाँ पर। तो ये एक तरीके से ऐसा है कि जो फिल्म्स के पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया एटलीस्ट इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था यशो भूमि के बारे में, तो उसी के बारे में है। ये कहां पर देखने को मिला, एक काफी इंपॉर्टेंट जो एक सेंटर हमारे देश में इंटरनेशनल लेवल का डेवलप किया गया। तो यहाँ पर बात की जा रही है स्टेट ऑफ मॉडर्न इंडिया, न्यू दिल्ली के अंदर में देखने को मिला। और यहाँ पर आप लोग ये बेसिकली बात की जा रही है कि इसके अंदर में 100% वेस्ट वाटर रीयूज के बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। नर्मदा रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इट इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया। दूसरा बोला जा रहा है कि फ्लो करती है थ्रू द 5 स्टेट। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, ये आप लोगों को बताना है। शांति निकेतन के बारे में बात की जा रही है। 1948 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये प्रेजेंट करता है अप्रोच टुवर्ड द पैन एशियन जो मॉडर्निटी है यहाँ पर, उसके बारे में दिखाता है, ट्रेडिशन फ्रॉम द अक्रॉस द रीजन, ये दिखाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको ऐड किया गया है। तो ए में बोला गया है 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर बताइए। रबर के बारे में यहां पर बात की जा रही है, रबर कल्टीवेशन के बारे में। तो बोला जा रहा है कि ये 200 सेंटीमीटर तक यहां पर पानी चाहिए। इसी के साथ में यहां पर वेल ड्रेन और इसी के साथ में यहां पर वेदर्ड जो सोइल आप लोगों को देखने को मिलेगी। और कल्टीवेट किया जाता है कोस्टल रीजन में, पेनिनसुलर इंडिया के अंदर में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, ऑल या फिर नन, ये क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर K2-18b डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें, क्या है, एक्सो प्लैनेट है, कोविड-19 का न्यू वेरिएंट है, एस्ट्रॉइड है या फिर चंद्रयान 3 का पेलोड है।
तो ऐसे ऐसे ऑप्शन भी आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके बारे में एटलीस्ट हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। ये सी सेट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट करिए और फिर इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो देखता हूं कौन सही आंसर यहां पर दे रहा है, ठीक है। तो बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। बाकी तब तक एक इंपॉर्टेंट लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। ये बात की जा रही है वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में। ये वेस्ट चंपारण बिहार इंडिया के अंदर में देखने को मिलेगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर अगर बिहार से आप लोग आते हैं तो इन चीजों के साथ में आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से स्टेट से रिलेटेड जो मैच करने के लिए आता है, तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है बेसिकली वाल्मीकि, जो यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पर तो बिहार के अंदर में है। ये चंपारण जो है बेसिकली ड्राइव करता है 2 वर्ड से, चंपा और आर्यन, जिसका मीनिंग होता है यहाँ पर चंपा ट्री, ठीक है। तो उसके साथ में आप लोग बोल सकते हैं, कनेक्ट करके यहाँ पर देखा जाता है। और VTR जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, ये इसके अंदर में वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग को कंबाइन देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन ये आप लोग को मैप पर आप लोग को दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसके बारे में एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए, आंसर बताइएगा आप लोग कैसा रहा यहाँ पर आंसर। पहला जो क्वेश्चन इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर आप लोगों को बोथ देखने को मिलेगा, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग यहाँ पर बोलेंगे इसका ओनली 1 है। सेकंड वाला यहाँ पर 5 स्टेट नहीं है, अभी क्या बताया, मध्य प्रदेश, गुजरात और आप लोगों को ये देखने को मिलेगा बेसिकली महाराष्ट्र से, ठीक है। 5 स्टेट नहीं है, ओके। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो ये आप लोगों को बताई थी यहाँ पर, ये जवाहरलाल नेहरू जी नहीं है यहाँ पर, ये कौन है यहाँ पर ये अभी मैंने डिस्कस किया, रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड है। तो इसको लेकर कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। बाकी रबर प्लांटेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो ओनली 2 स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर बात करें ट्रेडिशनली इसके बारे में तो कल्टीवेट की जाती है कहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्राइमरली अगर बात करें तो ये तमिलनाडु और कन्याकुमारी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ में डिस्कस कर ही दिया, ये क्या है, एक्सो प्लानट है। तो यहाँ पर अगर लाइफ मिल जाती है तो लाइफ चेंज हो जाएगी बेसिकली कई सारी चीजों को लेकर। और ये क्वेश्चन जो था इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं आप लोगों के मन में होना चाहिए। अब यहाँ पर ये शब्द इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करिए, देखता हूं आप में से कौन सही सेंटेंस बनाता है। पहला यहाँ पर बेनिफैक्टर, ये है दान देने वाला। और देखो वीडियो ना कई बार थोड़ा सा लेट हो जाती है कई बार, तो इसका कई सारे रीजन रहते हैं। अभी थोड़ा सा बाहर हूँ जिसकी वजह से इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो वहाँ पर कई बार जो है नहीं, एक तरीके से कहीं ट्रेवल करना होता है तो सब चीज़ें, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग कई बार थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें आपकी पैटर्न में आती रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात की रहे ह्यूमंगस, तो विशाल काय आप लोगों को देखने को मिलेगा। एजिटेटर जो है यहाँ पर ये होता है एजिटेट करने वाले, विद्रोह करने वाले, प्रदर्शन करने वाले, ठीक है। यहाँ पर बात की रही विमसी, ये सनक, ठीक है, सन की नहीं कहते हैं, ठीक है, एक तरीके से या फिर हास्य भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ में बटरस हो गया यहाँ पर समर्थन देने वाला, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताई भी थी, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ये पेपर भी अलग से निकाल कर आप लोगों के एप्लीकेशन पर पब्लिश कर दिए गए हैं। कई सारे बच्चे रेगुलर इसके लिए बोल रहे थे कि सर इसको प्रोवाइड करा दो, तो अगर उसको भी आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरा कोर्स के साथ में कनेक्ट नहीं करना चाहते, कोई पर्टिकुलर पोर्शन, तो उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कैसा लगा आज का डिस्कशन और इंडिया और कनाडा के रिलेशन को लेकर आप लोगों की क्या राय है, और 33% रिजर्वेशन के बारे में आप लोग क्या राय है जरूर बताना। बाकी जो भी आर्टिकल्स आगे आते रहेंगे तो उनको हम लोग देखते रहेंगे, फीडबैक जरूर देना। और बाकी फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी गणेश चतुर्थी, अच्छे से एंजॉय करिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी पढ़ाई का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।